गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं सलमा कौर और मैं हूं हाफिज नजम साकिब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, जहां पर भी होंगे खुशबाश होंगे। ख़वातीन हज़रात, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि रमज़ान मुबारक हमारी ज़िंदगियों में आया और ये बासादत घड़ियां जिस तरीके से हमने खूबसूरत तरीके से गुजारी, और ये भी साथ दुआ करनी चाहिए कि अगले साल भी ये खूबसूरत घड़ियां हमें नसीब हों और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इबादत कर सकें। पहला रहमत का अशरा, दूसरा मगफिरत का और तीसरा जहन्नुम से खुलासी का। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो लोग। हमने ताक रातों के हवाले से ख़ास प्रोग्राम किया, शब कद्र के हवाले से प्रोग्राम्स किए कि शब कद्र को ढूंढना कैसे है, क्या निशानियां उसमें होंगी और कैसे उसमें इबादत का सिलसिला जारी रखना है। तो मुबारकबाद के वो लोग मुस्तहिक हैं जिन्हें शब कद्र मिल गई, और जिनको नहीं मिल सकी वो कोशिश जारी रखें। क्या पता रमज़ान मुबारक ने जो हमारा किबला दुरुस्त किया है, ये 11 महीने हम इसी तरीके से रहें और मजीद रहमतें और मगफिरत समेटते रहें। अल्लाह करे ऐसा हो, बिल्कुल। लेकिन रमज़ान मुबारक में हमने एक काम बड़ा खराब किया, वो ये कि हमने दबा के पकोड़े समोसे खाए जो कि हमें नहीं खाने चाहिए थे। तो अब देखिए, फर्ज रोजे किए गए, ये समोसे और पकोड़े किसने फर्ज किए? ये सवाल हम अक्सर करते रहते हैं। समोसों पकोड़ों के बाद जो इतने बड़े बड़े रमज़ान के बाद पेट निकल आते हैं और जो सारे लोग गुब्बारे बन जाते हैं, उसके बाद कोई डाइट करता है, कोई न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाता है। कितना ही अच्छा हो कि हम, अब तो रमज़ान गुजर चुका है, अभी तो हम अपनी डाइट को मैनेज नहीं कर सकते, लेकिन आने वाले 11 महीनों के लिए हम क्या खाएं क्या ना खाएं, और ख़ास तौर पर रमज़ान के फ़ौरन बाद जब ईद आती है ना, धड़ाधड़ मीठा फीका सब खाए जाते हैं, हम बेदरेक खाते हैं नजम। तो वो जो बारबेक्यू और टिक्के और ये चीज़ें होती हैं, ईद पे हम लोग देखते हैं ना कि जिस तरीके से सिलसिला शुरू होता है सुबह सुबह मीठे से, और फिर उसके बाद आगे कहानी जाती है, पहले लाइट एपेटाइजर्स पे जाती है जरा कहानी, फिर उसके बाद दिन का खाना जब शुरू होता है। बोले दिन का खाना कहाँ मैं चला गया, अभी तो सुबह ईद की नमाज से पहले ही चलते हैं, एपेटाइजर ही चलते हैं, 2-3 बजे मीठा हुआ, उसके बाद जो सुबह एक तगड़ा नाश्ता होता है। अब वो नाश्ते में भी हलवा पूरियां होती हैं, इस तरह की चीजें होती है, खीर बनी होती है हर घर में। खीर और सवैयां इस ईद की स्पेशलिटी है, हर घर में बनती है। मीठी हाँ, तो कहते हैं ना, हमारा मजहब भी हमें एतदाल का दर्स देता है। हमें हर चीज में बैलेंस रखना चाहिए, जो खाएं एतदाल के साथ, जो करें एतदाल के साथ, और रहें भी ऑफ कोर्स एतदाल के साथ। अब ये एतदाल कैसे आएगा, ये हम किसी न्यूट्रिशनिस्ट से पूछ सकते हैं, किसी एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है जी, आपने न्यूट्रिशनिस्ट का जिक्र किया, डाइटिशियन भी हैं, और इनसे मैंने 2-3 दफा प्लान लिए हैं लेकिन उनको फॉलो नहीं किया तो फायदा कैसे होता? तो बस इसीलिए जो है ना, ये थोड़ा बहुत जो फर्क रह गया वो इसीलिए रह गया। हमें ज्वाइन करेंगे स्टूडियो में मोहतरमा डॉक्टर कशफ हुसैन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर कमिंग। कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, वेलकम। और कैसे हैं आप दोनों? जबरदस्त, सब ठीक ठाक। मुझे ये बताएं कैसा गुजरा आपका रमजान? मेरा रमज़ान तो बहुत अच्छा गुजरा है। आप लोग बताएं, जो बातें आप लोग कर रहे हैं, क्या इन पे आप लोगों ने खुद भी अमल किया? समोसे पकोड़े तो हमारे दस्तरखान का एक कंपल्सरी आइटम है। तो पहले मुझे आप दोनों बताएं कि आप लोगों ने इस रमजान में ये कंपल्सरी आइटम खाया या नहीं? हमारे ऊपर ना एक मिसाल सादिक आती है, दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फसीहत। तो हम मियाँ फसीहत है, हमने पकोड़े समोसे दबा के खाए। अब बताएं कि वो जो हम खा चुके हैं उसको निकालें कैसे, ख़त्म कैसे करें? देखिए, जैसे कि रमज़ान एज यू सेड के हर चीज़ आपको बैलेंस रखनी चाहिए। हाँ। सबसे पहले तो रमज़ान हमें पेशेंस सिखाता है, सब्र सिखाता है। इसके अलावा गरीबों की भूख और प्यास का एहसास दिलाता है। लेकिन हम ये चीज़ भूल जाते हैं। इबादतें तो हम करते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू सहरी और अफ्तारी तो दबा के खाते हैं। हाँ। और एट द एंड फिर लोगों की यही शिकायत होती है कि हमने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया, हालांकि हम तो रोज़े रख रहे थे। हाँ। आप रोज़े तो रख रहे थे, लेकिन जो आपका अफ्तारी से लेके सहरी तक का टाइम था, उसमें आपने बहुत ज़्यादा कैलोरीज इनटेक की हैं। कैलोरीज बेसिकली हम जो भी खाना खाते हैं उसके ज़रिए जो हमें एनर्जी मिलती है, वो कैलोरीज होती हैं। और आपको पता है रमज़ान में आपकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं होती, बिल्कुल, जिसकी वजह से आप जो एनर्जी ले रहे हैं उसको आप बर्न आउट नहीं कर पाते। आप जो भी करते हैं बैठ कर ही करते हैं। एक तो लोगों से ये गलती होती है कि फिजिकल एक्टिविटी वो बिल्कुल छोड़ देते हैं। उसके अलावा चले समोसे पकौड़ों की बात है, जैसे कि वो पाकिस्तानी अवाम पे तो फ़र्ज कर ही दिए गए, लेकिन इसके साथ साथ आप अगर खाते हैं तो लेकिन आप उसको क्वांटिटी में खा सकते हैं। डजंट मैटर कि आपके सामने एक परात है या पकौड़ों की भरी हुई, तो आप वो सारे खा जाएं। प्लेट में 6 पकोड़े हैं तो आपने, मतलब 6 समोसे हैं तो आपने सारे खाने हैं। आपको पता है मीडियम जो इतना छोटा वाला समोसा होता है,
आप जब वो खाते हैं तो उससे आपको 200 किलो कैलोरीज मिलती हैं। 200 किलो कैलोरीज इतने से समोसे से। और वो जो बड़ा वाला समोसा होता है जिनका आप 3 खाने की बात कर रही हैं, 300 से 350 किलो कैलोरीज आपको मिलती मैं है। 3 नहीं खाती वैसे। ह्यूमन बॉडी की हम बात करें तो 1600, अगर फॉर एग्जांपल मैं अपनी और आपकी बात करूं तो मेरी और आपकी जो पूरे दिन की बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो है 1600 टू 2000 किलो कैलोरीज। ओके 3 समोसे खा के तो 900 किलो कैलोरी सिर्फ आप यहीं से कंज्यूम कर लेंगे। ओके। और लाल शरबत जैसे कि पकोड़े फर्ज किए गए, उसके साथ ऐसे साथ लाल शरबत लाल गर्मी में शरबत फर्ज भी हम पे लाल फर्ज किया गया है, शरबत। जो कि कहीं पर भी नहीं जाता। पाकिस्तानी अवाम बैठे बैठे 2-3 तो गटक ही लेती है। और आपको पता है कि वो इतना जो ग्लास होता है 200 ml का, उसमें से भी आपको ना करते 200 किलो कैलोरीज मिल जाती हैं। ओहो। 2 आपने मतलब ग्लास करते जूस करते के ठीक पिए है। और 2 आपने समोसे खाए नहीं तो नहीं, दस्तरखान पे कचौरी भी होती है। हाँ, कचौरी कचौरी की तो आप बात ही ना करें, वो तो 300 350 item किलो bomb है कैलोरीज गया ही गया। ओके, तो फ्रूट चाट भी है, चना चाट भी है, बहुत नहीं, सारी फ्रूट ऐसी चाट items आपकी हैं। एक बहुत ही हेल्दी चॉइस है। चना चाट की भी अगर हम बात लेकिन वो भी करते हैं कितनी खानी है, ये matter हेल्दी करता है। चाट एब्सोल्युटली। देखिए, हर चीज आप बैलेंस में रखें। अगर आप पकोड़े आपको बहुत पसंद है, आपने 2 पकोड़े खा लिए, ठीक है। समोसे अगर आपसे नहीं रहा जा रहा तो आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। फ्रूट चाट आप एक बाउल खा सकते हैं। साथ जहाँ तक जूस की बात है तो आप लाल शरबत से आ जाए फ्रेश फ्रूट पे। आजकल तो बहुत मजे के स्ट्रॉबेरीज की हम बात सही करते बात है, हैं, सही तो बात। कितना अच्छा फ्रूट है, आप उसको खा भी सकते हैं। और आपको पता है कि स्ट्रॉबेरीज एक डायबिटिक पेशेंट भी खा सकता है, तो आप तो बेशुमार खा सकते हैं। आप उसको क्या कर सकते हैं, पूरा बाउल भर के ले सकते हैं, आपको कैलोरीज भी नहीं मिलेंगी। अच्छा, उसके बाद हम सैरी पे आते हैं तो लोगों ने जो है ना वो बड़ा बोलते हैं कि यार ब्राउन आटे के पराठे नहीं खाए जाते, पराठे तो व्हाइट आटे के ही मजा करते हैं। ट्रू। ओके, एब्सोल्युटली। जब आप एक खाते हैं, हाँ, सही है। आप लोग देखते हैं कि पराठा वाकई व्हाइट आटे का मजा करता है, लेकिन जब आप वो खाते हैं तो उससे आपको बहुत ज्यादा किलो कैलोरीज मिलती हैं। ओके। रमजान तो गुजर गया, अब मैं इस पे आपको क्या टिप दूं कि आप अपनी अफ्तारी या सैरी अच्छा, कैसे नहीं ना, मैनेज करें। रमजान के साथ तोहफा अल्लाह की तरफ से ईद भी है। ईद भी आई है। और ईद पे हम लोगों ने 3 दिन ये समझते हैं कि जो पिछले 1 महीना हम लोगों ने नहीं खाया ना, वो सब सब इन खाना है। 3 दिनों में खाना है, लेकिन क्योंकि लोगों ने दावतें बहुत सबसे खाया ज्यादा होता होती हैं। है। लोगों ने सैरी और अफ्तारी में बहुत लेकिन खाया हम होता ये है। समझते हैं कि हमने नहीं खाया हुआ ना। अच्छा, जो- ईद चाहे पे आप जितना लोगों मर्जी ने क्या करना, चले ईद पे मैं आप लोगों पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाती कि आप लोग ना खाएं, लेकिन आप लिमिटेड। स्वीट्स बहुत ज्यादा लोग कंज्यूम कर रहे होते हैं, जैसे उठते हैं तो सवैयां, शीर खोरमे का बहुत ज्यादा रिवाज है। हाँ। उठ के वही बात है, 1-2 बाउल तो आप नहीं खाते नाश्ते से पहले, ये प्री ब्रेकफास्ट की बात हो रही है। आप उठें, आप मीठा खाएं, उसके बाद आप एक हेल्दी ब्रेकफास्ट लें। आपको है। पता है कि आप रमजान मतलब आपने बहुत ज्यादा रोजे रखे होते हैं, जब आप वापस रूटीन में आते हैं और आप नाश्ता करते हैं, आपका स्टमक वो चीज एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि उसको आदत है सहरी में और अफ्तारी में खाने की। तो आपने क्या करना है, अपना बिल्कुल लाइट सा आपने ब्रेकफास्ट रखना है। आप ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं, आप बॉयल एग ले सकते हैं, चाय आप पी सकते हैं। तो आपने थोड़ा सा हाथ होला रखना है। ठीक है, जहाँ हाथ तक- होला रख के नाश्ता करना है। अच्छा कश्यप, हमारी एक गेस्ट आई, स्टमक से रिलेटेड बात हुई थी, उन्होंने कहा हमारे मैदे का साइज इतना है, अब इसमें हाँ, 3 पोर्शन है, इतना। हवा का, पानी का, खाने का। बिल्कुल। हम सारे में खाना ठूस लेते हैं ना, हम पानी की जगह छोड़ते हैं ना, हम हवा की और उसकी कैपेसिटी से ज्यादा खाना खा लेते हैं। और अब ये वो तो- स्टमक अगर इतना हो गया है, उसको वापस इतनी जगह पे कैसे लाए? नहीं, आपको पता है कि रमजान में जो स्टमक है वो ऑलरेडी सुकर जाता है, Okay. क्योंकि बहुत ज्यादा फास्टिंग आवर्स होते हैं। खाने का आपका थोड़ा टाइम होता है, आप देखते हैं तो आप लिक्विड ज्यादा पीते हैं। हाँ। मोस्टली लोग देखते हैं पानी पीते रहते हैं और खाने की इतनी कैपेसिटी उनमें वैसे भी नहीं रहती। ठीक तो बहुत ज्यादा भूखे रहने के बाद आपका स्टमक उस टाइम पर खाना एक्सेप्ट नहीं करता। वो अफ्तारी और सैरी के Okay. टाइम पे उसको आदत है कि हम खाना आएगा, लेकिन दिन का खाना, रात का खाना, सुबह का नाश्ता, इस टाइम पे आपके स्टमक को आदत नहीं रहती। वैसे 2-3 that's a दिन very की good बात नहीं point होती, कि- 1 महीने की बात होती है। हाँ, हम लोग वाटर इनटेक के हवाले से जब जिक्र करते हैं तो रमजान गुजरने के बाद अब से काफी लोग डिहाइड्रेशन का बिल्कुल, शिकार हो डिहाइड्रेशन जाते हैं। बहुत ज्यादा तो ये डिहाइड्रेट हो वाटर जाते हैं। इनटेक कैसे बैलेंस होना चाहिए दोबारा से, और क्या सिर्फ पानी से ही होगा ये? हाँ जी, आपको मैं एक बात बताऊं, पानी का मतलब पानी है। अच्छा, पानी की इनटेक आपका कोई बेवरेज पूरा नहीं कर सकता, ना जूस, ना ही चाय, कोई चाय, ना कॉफी, कोई कुछ कॉफी। भी। अगर नॉर्मली हम बात करें तो 8 से 14 ग्लास तक पानी आपको, 8 से 12 ग्लास आपको पानी पीने चाहिए। ठीक है। 8 से 12 ग्लास पानी आपका पानी ही काउंट होगा, इसमें कोई जूस, कोई लिक्विड, कोई बेवरेज काउंट नहीं होगा। तो आपने है। क्या करना है, इसको आप ऐसे मैनेज कर सकते हैं। आपको वही बात है कि स्टार्ट में तो 2-3 दिन हमको ऐसे ही लगता है कि जैसे वी आर स्टिल Feel नहीं फास्टिंग, होता। हम पता नहीं चलता। तो आपने क्या करना है कि आप कोशिश करें कि घंटे या 1.5 घंटे बाद आप 1 ग्लास पानी लाजमी पिएं। ठीक है। अगर आपको ग्लास में पानी पीने से मसला होता है तो आप अपने पास बॉटल रखें। बॉटल से आपने देखा होगा कि आपके पास जब बॉटल होती है, ना चाहते हुए भी आप वैसे ही ढक्कन खोल के थोड़ा बाहर सा करते पानी करते पी लेते पानी हैं, पी लेते पीते रहते हैं। हैं। तो डिहाइड्रेशन से बचने का बेस्ट तरीका यही है। और अक्सर बच्चे जब डिहाइड्रेट हो जाते हैं तो मैं माओ को भी यही मशवरा देती हूँ कि आपने क्या करना है कि अपने बच्चों के पास बॉटल रखनी है। वो मजाक मजाक में खेल खेल के पी लेते हैं और वही चीज आप भी अप्लाई करें खुद पर।
ठीक है। पानी आपने बहुत ज़्यादा पीना है, क्योंकि रमज़ान की वजह से आपके जो सेल्स होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं। ट्रू। और आपने देखा होगा रमज़ान में भी आप लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि आपकी नींद भी पूरी होती है, आपने सैरी भी की होती है, अफ्तारी भी की होती है, लेकिन उसके बावजूद आपके सर में दर्द रहता है। हाँ, True. हाँ रहता है। अब हम इंसान हैं, हम ऊँट तो है नहीं कि हम अपने अंदर पानी को Store स्टोर कर लें। करेंगे। जो लिक्विड हम पीते हैं वो थ्रू यूरिनेशन हम एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। हाँ। तो रमज़ान की वजह से अक्सर लोगों के जो होते हैं, मतलब मोस्टली सेल श्रिंक्स हो जाते हैं दिमाग के, ठीक है। ओवर हाइड्रेशन भी नुकसानदेह है और डिहाइड्रेशन भी नुकसानदेह ठीक है, है। तो आपने इसको बैलेंस रखना है। ठीक है। 8 से 12 ग्लास तक पानी आपने मेंटेन करने हैं, ठीक है। Okay. और रमज़ान के बाद भी आपने इसको ठीक ऐसे है, ही ठीक मेंटेन है, करना ठीक है। है, वंडरफुल। मुझे ये बताइएगा कि फ्रूट्स का इंटेक ना रमज़ान में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, फ्रूट चाट की सूरत हाल में भी और वैसे भी फ्रूट्स को काट के, खास तौर पे वाटरमेलन। ख़ास तौर पे वाटरमेलन। आपकी तरफ वाटरमेलन चले हम तसव्वुर कर लेते हैं, हमारी तरफ जो है वो इसी तरीके से ज़्यादा आप सेब का कर लें रिवाज है। तो अब इसके बाद रमज़ान के बाद हम लोग जब अपनी डाइट को करते हैं कंट्रोल, तो उसके अंदर फ्रूट्स का कितना इंटेक होना चाहिए, और जब वैसे आप- भी एक नॉर्मल लाइफ में क्या होना चाहिए? जब आप डाइट पे आते हैं, आपको पता है बेसिकली आपके पास 5 फूड मेजर ग्रुप्स होते हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, मीट एंड मतलब चिकन वगैरह हो जाता है, और फिर आपके पास आते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है। हम जो कुछ भी खाते हैं वो इन्हीं 5 फूड मेजर ग्रुप्स में से खाते हैं। ठीक है। अब आपने क्या करना, बैलेंस रखना है। बैलेंस डाइट बहुत आसान है कहना, लेकिन इसको मैनेज करना मुश्किल है। ठीक है। आप एक टाइम के खाने पे ये 5 फूड ग्रुप्स में से खाना नहीं खा सकते, लेकिन आप कोशिश करें कि आप जब कुछ भी खाने बैठते हैं तो 2 से 3 ग्रुप्स आपके पास लाजमी होने चाहिए। ठीक है। जहाँ तक बात है, देखिए अगर आप अपना वेट कंट्रोल करना चाहते हैं ना, तो आपने जंक्स नहीं लेने, आपने फ्राइड फूड नहीं लेना, आपने बाहर का खाना अवॉइड करना है। ठीक। घर पर बनी हुई आप हर चीज़ खा सकते हैं। आप जैसे बात कर रही थी, लोगों ने रमज़ान में से ही बारबेक्यू वगैरह खाया होगा। अगर तो आपने घर का खाया तो आपकी बहुत अच्छी चॉइस थी। ठीक है। बारबेक्यू जब आप खाते हैं कोई भी, आप मेक श्योर कि वो स्टीम हो या ग्रिल्ड हो, ठीक है। तला हुआ ना हो। तो क्या होता है, कोयलों पे बना हुआ हो, वो प्रोटीन इंटेक होती है आपकी, ठीक है। और जब तला आप हुआ अगर हो तो क्या होता है? तला हुआ होता है तो फिर आपको पता है कि Calories वो बढ़ जंक्स जाती हो हैं। जाता है, वो कैलोरी वो फैट में आ जाता है। ठीक है। वी नेवर नो कि हम जो ऑयल यूज कर रहे हैं वो अच्छे फैट्स हैं, गुड फैट्स हैं या बैड फैट्स हैं। ठीक है। जब वो ग्रिल्ड होता है, स्टीम होता है, तो नुकसान नहीं देता, उसमें से फैट का जो कंटेंट है वो आउट हो जाता है। Okay. वो ठीक। सिर्फ प्रोटीन होता है। जब आप प्रोटीन के साथ हाँ, कार्ब्स भी हो, फाइबर भी हो, सारी चीजों को ठीक मैनेज है। करें। तो बारबेक्यू आप अगर कोशिश कर रहे हैं, अगर आप एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी, जहाँ 70% या 60% फूड का काम है, वहाँ आपको 40 या 30% फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत ज़रूरी है। वो कोई भी एक्टिविटी हो। एब्सोल्युटली, आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको जिम नहीं कर सकते, कोई physical game खेल वर्कआउट सकते हैं। का कोई टाइम नहीं है। ठीक है। जो टाइम आपको फिजिबल है, जो टाइम आपको सूटेबल है, वही टाइम आपका वर्कआउट है। अक्सर लोग कहते हैं हम सुबह उठते हैं, सुबह बहुत एब्सोल्युटली ठीक। मॉर्निंग वॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आपको फ्रेश एयर मिलती है, लेकिन अगर आपको शाम के टाइम मिल रहा है तो वही किसी भी आपके टाइम आप workout का एक्सरसाइज time। जरूर करें। अच्छा, एक चीज, खजूर हम पूरा रमजान खाते हैं, रमजान के अलावा नहीं खाते। अब स्वीट तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स बहुत सारे होते हैं, तो क्या हमें ये पूरा साल अपनी डाइट का हिस्सा बनानी चाहिए या नहीं? एब्सोल्युटली आपको खाने चाहिए। खजूर की बात मैं करूंगी तो जिन लोगों ने हेल्दी वे में वेट नहीं मसल गेन करने हैं, जिन्होंने अपना थोड़ा, जो बहुत ज़्यादा वीक है, जिनको बहुत ज़्यादा Skinny कमजोरी है है, बहुत। स्किनी है, उनको खजूर का इस्तेमाल करना चाहिए। और खजूर और से जो भी ये skinny healthiest नहीं है, मतलब क्या ये उनको नहीं है। करना चाहिए? अब खजूर आपकी बहुत हेल्दी चॉइस है। देखिए, जब हम पूरे दिन के भूखे, हमें जब हुक्म ही आया है कि आप सुन्नत है खजूर से अफ्तार करना, तो सही फिर बात आप है। देख लें कि आपको पता है कि जब आप बहुत टाइम के बाद कुछ खाते हैं ना, तो खजूर जो है वो आपकी न्यूट्रिशनल नीड पूरी करती है, बहुत ही लाइट होती है। जब आप खाते हैं तो आपका स्टमक इसको एकदम से एक्सेप्ट कर लेता है। समोसे पकोड़े आप खाते हैं, आपको खुद भी एक्सपीरियंस होगा, एकदम से Heavy आपको feel क्रैम्प्स होते हैं पड़ने लग जाते हैं, ब्लॉटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, हाँ। वॉमिटिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये चीज़ें हैं कि आपको माइंड में रखनी चाहिए। पता सबको है लेकिन अमल नहीं करना, लेकिन थोड़ी सी गाइडेंस लोगों को चाहिए, बहुत जरूरी ओके है। ओके, यहाँ पर मुझे पॉइंट आपने ये दिया, बहुत सारे लोगों के घरों में ये आम मसला है गैस्ट्रिक पेशेंट्स का, बहुत ज़्यादा एसिडिटी का प्रॉब्लम। सो ये कैसे हल किया जा सकता है? जहाँ तक एसिडिटी की बात है, तो देखिए आपको पता है कि आपको कौन से खाने से एसिडिटी होती है। मैं अपने बारे में बात करती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड का इस्तेमाल नहीं कर सकती। ठीक है। एक टाइम से दूसरे टाइम जब मैं स्पाइसी फूड कंज्यूम करती हूँ तो मुझे एसिडिटी होती है। ठीक है। ब्लॉटिंग की बात करते हैं, क्रैम्प्स की बात करते हैं, तो चने एक टाइम पे मैं खा सकती हूँ, लेकिन अगर मैं दूसरे टाइम पे खाती हूँ तो मुझे वो चीज़ नुकसान देती है। तो मैंने इस चीज़ को कैसे ओवरकम किया है कि अगर मैं एक टाइम पे खा रही हूँ तो दूसरे टाइम पे मुझे अगर वही चीज़ कोई सोने की प्लेट में भी रख के देगा तो मैं नहीं खाऊंगी। ओके। आई नो मुझे वो चीज़ नुकसान देती है।
तो ये आपकी बॉडी, आपको खुद इस चीज को एनालाइज करना पड़ेगा कि ठीक। क्या चीज आपको नुकसान दे अच्छा, रही है जिन और क्या लोगों चीज आपको का फायदा। कश्यप वेट लॉस जर्नी चल रहा होता है, वो कोशिश करते हैं रोटी को अवॉइड करें, कार्ब्स को अवॉइड करें, और कीटो डाइट का कॉन्सेप्ट तो बहुत ही ज़्यादा आजकल इन होता जा रहा है। क्या प्रोटीन डाइट सबके लिए अच्छी हैं, और क्या इसके आफ्टर इफेक्ट्स नहीं होते अगर आप कार्ब्स को टोटली माइनस करके प्रोटीन डाइट पे चले जाते हैं? प्रोटीन डाइट अच्छी है। कीटो डाइट के बारे में मैं आपको बताती हूँ। कीटो डाइट दरअसल लोगों को ये एक मिथ भी क्रिएट किया कि प्रोटीनिक डाइट है, वो प्रोटीनिक डाइट नहीं है, वो फैट डाइट है। Okay. कीटो में आपको फैट ज़्यादा कंज्यूम करने पड़ते हैं। 5 to 10% कार्ब्स होते हैं, 15% प्रोटीन होता है, और इसमें 30 to 35% फैट पाया जाता है। Okay. कीटो टू मी एक बहुत ही रॉन्ग चॉइस है अगर आपने डाइट करनी है। Okay. कीटो आप करेंगे, 1 से 2 महीने कीटो फॉलो अप करके आप 3-4 किलो वजन कम कर लेंगे, लेकिन क्या आप कीटो लाइफ टाइम के लिए मैनेज कर पाएंगे? Obviously, diet is a Absolutely lifestyle, no. आप नहीं adopt ठीक है, कर सकते। तो जब आप कीटो छोड़ के दोबारा अपने नॉर्मल ईटिंग पैटर्न्स की तरफ आएंगे, तो जो आपने 3 या 4 किलो वजन कम किया होगा, 10 उससे किलो double वजन gain आपका करेंगे। गेन हो जाएगा। True. रमजान की बात हो रही है, तो यहाँ पे एक हेल्दी डाइट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में आप Yes, लोगों ने yes, सुना yes. होगा। Exactly. दुनिया की इस टाइम सबसे टॉप ट्रेंडिंग डाइट जा रही है। फास्टिंग की बात आ रही है, रमजान के बाद अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे तो आई थिंक आपको इतना मसला नहीं होगा, क्योंकि more ऑलरेडी यू आर इन अ फास्टिंग कंडीशन। इंटरमिटेंट फास्टिंग में ऐसा होता है कि आपके पास इसमें ईटिंग पैटर्न्स होते हैं। Okay. एक आपके पास होता है फीडिंग विंडो और एक आपके पास होता है फास्टिंग विंडो। फीडिंग विंडो का हरगिज मतलब ये नहीं है कि आपको जो मिले खा ले, जंक्शंस भी खा लें ज़बरदस्त करके। और फास्टिंग विंडो का भी ये मतलब नहीं है कि आपने बिल्कुल भूखे रहना है। फास्टिंग विंडो में आप क्या कर सकते हैं, आप पानी पी सकते हैं, आप कैलोरी फ्री बेवरेजेस ले सकते हैं, आप ग्रीन जूसेस कंज्यूम कर सकते हैं। बिल्कुल आप भूखे नहीं रहेंगे, ठीक है। और फीडिंग लेकिन liquid के विंडो form में intake हाँ, करना। और फीडिंग विंडो में आपने कोशिश करनी है कि आपने वेजिटेबल्स और फ्रूट्स पे ज़्यादा फोकस रहना है। ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक टाइम आप इसमें जो है वो चिकन या गोश्त का इस्तेमाल कर सकते हैं। और steaks इसमें या रोटी barbecue का। चावल का कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें भी? आप हर चीज़ इसमें खा सकते हैं, जो आपका फीडिंग विंडो है, लेकिन आपने क्या करना है, लिमिटेड अमाउंट में खाना है। Okay. इंटरमिटेंट फास्टिंग को मैं मजीद क्लियर करती हूँ। कुछ जो हेल्दी टाइप्स हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी कुछ ऐसी टाइप्स हैं जो कि रॉन्ग चॉइस है और कुछ हेल्दी हैं। इसमें आपके पास एक्चुअली साइज फ्रेम आता है, ठीक है, जैसे Okay. 16/8। 16/8 का हरगिज मतलब ये नहीं है कोई कमरे का साइज है, ये आपका फीडिंग विंडो और ईटिंग विंडो है। Okay. 16 घंटे आपने फास्ट करना है, और 8 घंटे में आप कम से कम 3 से 4 दफ़ा कुछ हेल्दी खा सकते हैं। ठीक है। 2-2 घंटे के वक्फे से अगर आप खाते हैं 8 घंटे में, तो यू कैन हैव 4 मील्स। ठीक है। आप एक टाइम पे सैलड ले सकते हैं, आप एक टाइम पे कुछ लाइट सा बारबेक्यू या स्टेक खा सकते हैं, फ्रूट खा सकते हैं, आप इसमें ढेर सारा पानी पी सकते हैं। अगर आपका कोई बेवरेज है, चाय वगैरह आप इसमें कंज्यूम कर सकते हैं। 16 घंटे में इसमें आप नींद भी पूरी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 8 से 8:12, रात को 8 बजे आपने खाना खाया लास्ट, और आपने अपना जो है वो फास्टिंग विंडो स्टार्ट कर दिया। सुबह 8 बज गए तो आपके 12 घंटे गुजर गए, और मजीद आपने 4 ऐड करके 12 बजे फिर आप 12 से 8 दोबारा आप कुछ ना कुछ खा सकते हैं। ठीक। सबसे हेल्दी इंटरमिटेंट फास्टिंग की है 5:2। 5 दिन आप लोगों ने बैलेंस डाइट करनी है, ठीक है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे फोकस करना है, और 2 दिन आपने अपनी जो है वो कैलोरीज इनटेक को कंट्रोल करना है। Okay. जहां आप 1600 किलो कैलोरीज ले रहे हैं, वहां पर आपने 600 या 700 कंज्यूम करना है। ठीक है। दिस इज द थिंग जो अच्छा, आप एक लॉन्ग दिन टर्म में पे एक फॉलो कर पूरे सकते हैं। 24 आवर में आपने 700 कैलोरीज नो, 5:2। हाँ। हफ्ते में 5 दिन बैलेंस डाइट, ठीक है। नो डाइट। इसमें आप सब खाएंगे जैसे आप अपने 4 to 5 मील्स पूरे करते और हैं, 2 दिन? लेकिन लिमिटेड अमाउंट में, और 2 दिन आपने अपना खाना कंट्रोल करना है। ओके। ठीक। लेकिन नॉर्मली आपने कितनी कैलोरीज लेनी है? 2000? नहीं, हाँ, नॉर्मली भी आपने कंट्रोल करनी है। व्हेन इट कितनी कम्स टू वैसे? डाइट, लड़कों की अगर हम बात करते हैं तो 2000 to 500 किलो कैलोरीज Okay. जो है वो मेन की रिक्वायरमेंट, और लड़कियों की बात करते हैं तो 1600 to 2000। नॉर्मल डेज में आपने 1500-1600 किलो कैलोरीज लेनी है, और 2 दिन आपने फिर इनको कंट्रोल करना है। 600 से 700 पे आप जाना। और कैलोरीज आप प्रोटीन की फॉर्म में लें, कैलोरीज आप देखें कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में भी लेते हैं, आप फैट्स भी लेते हैं, लेकिन ज्यादातर प्रोटीन भी अवॉइड लेते करने हैं। का लोग क्यों कहते हैं कार्ब्स को? कार्ब्स आप अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आप Carbs अवॉइड अगर करेंगे तो आपने छोड़ विटामिन B12 जो है वो आप एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। ह्यूमन बॉडी की रिक्वायरमेंट है ना कि आप देखिए, अगर आप कार्ब्स छोड़ देंगे तो आप जिएंगे कैसे? प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारे हैं बॉडी के। जब भी हमारी बॉडी में कोई टिश्यू फटता है या हम बड़े होते हैं, डेवलप हो रहे हैं, उस चीज़ में हमें हेल्प आउट करें। और फैट्स भी, ये दोनों सेकेंडरी सोर्सेज हैं। जो आपका फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कार्ब्स ही हैं।
लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है। देखिए कार्ब्स में आगे मोनोसैकेराइड्स आते हैं, डाई आते हैं, पॉली आते हैं। आपने पॉलीसैकेराइड्स कंज्यूम करने हैं। अच्छा, एक और होल व्हीट ग्रेन्स। कॉमन कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में जो बहुत ज़्यादा आम है वो है चाय से प्यार और मोहब्बत। चाय पे शायरी भी अब होना शुरू हो गई है, इतना ज़्यादा प्यार और मोहब्बत है। तो चाय एक एक्सेसिव हद तक ठीक है, जायज़ है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं जायज़। देखिए चाय के चाय नुकसानात क्या है? चाय में पाई जाती है चीनी और कैफीन बहुत ज़्यादा। चाय चीनी निकाल दी, उसके बाद भी उसमें पाई जाती है कैफीन पाया जाता है, ठीक है। उसमें होता है, कॉफ़ी की बात करते हैं, चाय की बात करते हैं। आपने देखा होगा चाय और कॉफ़ी पीने वाले हजरात को जब उनके मुकर्ररा वक्त पर ये चीज़ें ना मिले तो उनको गुस्सा आ जाता है। हाँ। क्यों? क्योंकि आपने अपने दिमाग को उस चीज़ का आदी बना दिया है कि जब तक आप चाय या कॉफ़ी नहीं पियेंगे आप काम नहीं कर सकते। हाँ, सर में दर्द होता है। आप लोगों की अगर हम बात कर लें तो अगर आप इनमें से किसी चीज़ की आदी है, जब तक आपको नहीं मिलेगा आपको गुस्सा आता रहेगा, आपसे काम नहीं होता होगा। और सर दर्द तो आदी बहुत नहीं कॉमन करना हो चाहिए जाता है किसी ना, आदी हो चीज़ को, जाते ठीक है। हैं। हाँ। अच्छा कश्यप, कुछ ओवर द काउंटर हमें मिलती हैं पिल्स जो कि समटाइम्स हर्बल भी होती हैं वेट लॉस के लिए। इसका बड़ा ट्रेंड है। जो लोग स्पीडी वेट लॉस चाहते हैं वो क्या करते हैं कि वो मेडिसिन शुरू कर देते हैं बगैर किसी प्रिस्क्रिप्शन के, बगैर किसी मशवरे के, और वो खुद से डिसाइड कर लेते हैं क्योंकि उसके ऊपर लिखा होता है कि ये हर्बल मेडिसिन है, इसका कोई नुकसान नहीं, कभी ड्रॉप्स की फॉर्म में, कभी टैबलेट की फॉर्म में। क्या इस किस्म की मेडिकेशन करनी चाहिए वेट लॉस के लिए? बिना प्रिस्क्रिप्शन के या डॉक्टर की हदायत के मुताबिक आपका जब तक न्यूट्रिशनिस्ट आपको सजेस्ट नहीं करता, खुद से आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। डाइटरी सप्लीमेंट्स जो आपके वेट लॉस के सप्लीमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपकी हंगर को सप्रेस कर देते हैं, आपकी भूख को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। वेट लॉस करने के लिए भी आपको खाना चाहिए, आपको कैलोरीज चाहिए, तो ही आपकी फैट बर्न होगी, ठीक है। तो टूमी आपको नहीं लेने चाहिए। आपको देखिए जब भी आप किसी चीज़ के पीछे जाएंगे जल्दी में उसके आपको बहुत नुकसान होंगे। जब भी आप कोई तरीका अपनाएंगे हेल्दी वे में, स्लो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा लेकिन वो लॉन्ग टर्म होगा। शॉर्टकट अपनाएंगे तो जो रिजल्ट होगा वो भी शॉर्टकट ही होगा। चलें, वेल थैंक यू सो मच डॉक्टर कश्यप फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बुलाना तो आपको रमजान के शुरू में चाहिए था, लेकिन चलें अभी भी आपको बुलाना चाहिए था। चलें, अभी भी वक्त नहीं गया। हमने बोला कि आके रमजान मुबारक के बाद और खासतौर पर ईद का जो सिलसिला है उस पर लोग एहतियात कर लें, कुछ अपना रोक टोक कर लें। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, नेक्स्ट टॉपिक और दो अहम शख्सियात हमारे साथ मौजूद होंगी और वो भी बड़ी कमाल की शख्सियात हैं जिनसे आज टिप्स लेने हैं हमने, ठीक है। एक खवातीन के लिए और एक मर्द हज़रात के लिए। यस, आज का दिन जो है वो टिप्स के दिन के हवाले से हम लोगों ने रखा हुआ है। कहीं मत जाएं, सुबह पाकिस्तान के साथ रहें। वेलकम बैक जी। कुछ सुनहरी उसूल हुआ करते हैं हर चीज़ के, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं और जब हम मेकअप की बात करते हैं क्योंकि ईद आ रही है, ईद के लिए भी सारे हाँ सुनहरी हरूफ में जैसे नाम लिखे जाते हैं ना, ऐसे ही हर चीज़ के कुछ सुनहरी उसूल होते हैं, कुछ बेसिक्स होती हैं, कुछ टिप्स होती हैं। चाहे फैशन की बात हो, चाहे मेकअप की हो, खवातीन के हवाले से, और अब तो मर्दों का भी मेकअप, उनका फैशन, उनके कपड़े, वो भी बड़े अब तो इम्पोर्टेंट होते जा रहे हैं ना। लाइक मैचिंग खुद से, मैचिंग पेशावरी चप्पल और वेस्ट कोट, बड़े लवाजमात होते हैं लड़कों के भी। तो लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट हो गया फैशन। क्या चीज़ इन है, क्या ट्रेंड्स हैं आजकल, और मेकअप कैसा होना चाहिए क्योंकि गर्मी भी आ रही है, समर के हिसाब से दोनों के कपड़े, दोनों का मेकअप, मेल और फीमेल कैसा हो, डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल जी। तो आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी इस वो जिनका ना कि आज टिप्स का डे है। हाँ, तो इस टिप्स के दिन पे आज हमें ज्वाइन कर रही हैं एक मेकअप आर्टिस्ट और उनके साथ तशरीफ फरमा एक फैशन डिज़ाइनर। पहले मेकअप आर्टिस्ट का तारुफ करवाता चलूँ, और इनको ये भी कहा जाए कि इंस्टाग्राम ब्लॉगर भी हैं, तो बिल्कुल सही कहूँगा। मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरमा मनाहिल सफदर अवान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर कमिंग। कैसी हैं आप? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक ठाक। आते हैं अभी आपकी तरफ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी फैशन डिज़ाइनर, और पर्सनली इनकी कलेक्शन मेरी बड़ी फेवरेट है। और उसके अलावा अगर मैं जिक्र करूं कि अब जो है ना वो बात ये होनी चाहिए कि मर्दों की ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइंस जो हैं वो निकलें। देखिए वो सिर्फ मर्दों का काम नहीं करते, वो खवातीन के लिए भी बड़े अच्छे ड्रेसेस बना के देते हैं। आई हैव ट्राइड, बहुत अच्छे। डेफिनेटली खवातीन के लिए भी बहुत अच्छे, और काफ़ी जो है चैनल्स पे तो हमें देखने को भी मिलते हैं इनके वार्डरोब। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अली कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर कमिंग। खैरियत से आप? अल्लाह का बड़ा कर। ओके, सो कैसा गुजरा आप दोनों का रमजान? गुजर गया, अब तो पता भी नहीं चला। इट्स ऑलमोस्ट डन नाउ। सही बात है, सही बात है। और मौसम अच्छा था तो ऑब्वियसली इतना पता नहीं चला। मौसम ने काफी हेल्प मौसम ने आउट बहुत किया। हेल्प मौसम ने किया। काफ़ी हेल्प आउट किया। तो मेकअप का डिपार्टमेंट है, मैं लेकिन चलें मैं आगाज़ करता हूँ मेकअप के डिपार्टमेंट में। क्या ट्रेंड्स जो है ना वो आजकल चल रहे हैं, और ट्रेंड्स की अगर मैं बात करूँ ख़ास तौर पर
तो अब ईद का जो जिस तरीके से सीज़न है, फेस्टिविटी होती है, रमज़ान मुबारक पूरा एक फेस्टिवल चल रहा होता है, इफ्तार और दावतों का अहतमाम हो रहा होता है, तो ख़ास तौर पर ये फेस्टिवल्स वाला मेकअप जो है ये कैसा होता है? अच्छा, पहले अगर हम ट्रेंड्स की बात करें तो ट्रेंड्स का बड़ा लिंक होता है आपके अपने फीचर्स के साथ। हमारे यहाँ पर एग्जैक्टली ये एक नॉलेज भी नहीं है, एक्सपोजर भी नहीं है, हर चीज हर बंदे के लिए नहीं होती। हम लोगों का प्रॉब्लम ये है जो इंस्टाग्राम पे देख लिया भाई उसने लगा लिया तो हम भी लगाएंगे, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट। सो जब भी whenever I actually teach my students या जब भी मैं किसी को मेकअप कर रही होती हूँ या इंस्टाग्राम लाइव होती हूँ, I always say one thing to the people around that always know your features। ठीक है, द मोमेंट यूल टेल यू विल गेट टू नो कि आपके फीचर्स क्या हैं, आपको मेकअप करना बड़ा आसान हो जाएगा। उसका इतना ट्रेंड्स के साथ लिंक नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे के ऊपर कॉन्टोर सूट करे, ज़रूरी नहीं है हर बंदे के ऊपर डार्क मेकअप सूट करे। सो यस, अगर आप अपने फीचर्स को जान लेंगे आपको मेकअप करना बड़ा आसान। एवरी फेस इज अ डिफरेंट फेस और उसको डिफरेंटली ट्रीट करना चाहिए। ठीक, ज़बरदस्त। अली, आपके पास मर्द हजरात भी आते हैं, ख़वातीन भी समटाइम्स फरमाइशें लेके आती है। मेनली तो आपका डिपार्टमेंट मर्दों वाला है, लेकिन ज़ाहिर आप ख़वातीन को भी डील करते हैं। लोगों की अपनी फरमाइशें ज़्यादा होती हैं या आप उनको ज़्यादा गाइड करते हैं कि भाई आप पे ये सूट करेगा, गो फॉर दिस वन? देखिए, मैं मोहतरमा की बात सुन रहा था तो मोर और लेस हमारा भी कुछ इसी तरह आर्ट से रिलेटेड काम है। हमारे लिए एक कस्टमर जो है वो एक कैनवस की तरह होता है, एक सब्जेक्ट होता है, हम उसको पूरा डिज़ाइन करते हैं। लोगों की ख्वाहिशात बिल्कुल होती हैं, तरह तरह की ख्वाहिशात होती हैं। आजकल ख्वाहिशात वैसे ही बड़ा जन्म ले रही हैं लोगों के अंदर, तो वो कई दफ़ा हमें समझ नहीं आ रही होती और हमारे टेस्ट के मुताबिक नहीं होती, तो फिर हम उसको ऑल्टर करते हैं, उसको अपने टेस्ट के मुताबिक कन्वर्ट करते हैं, फिर उनको आइडियाज़ देते हैं। बिकॉज मैं समझता हूँ कि 90% ऑफ द मैन दे डू नॉट वेयर राइट वार्डरोब, जिसकी वजह से मैंने ये प्रोफेशन चूज़ किया और मुझे लगता था कपड़े ठीक कराने के लिए। यस, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप इफ़ यू वॉक इन द स्ट्रीट भी, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं, आप जस्ट लुक अराउंड करें, 90% ऑफ द पीपल दे आर नॉट वेयरिंग देयर appropriate sizes of clothes। सबसे पहले तो यहाँ से मसला शुरू होता है, फिर उसके बाद डिजाइन। तो ये बात दिल पे लगती है जब देखते हैं इस तरह का? दिल पे क्या कहाँ लगती है। और खास तौर पर अक्सर तो मैंने चलें कि एक तो ऐसा बंदा हो ना जिसको एक्सपोजर ना हो तो समझ आती है, लेकिन मुझे एक्सपोजर्ड लोग जब ऐसे नजर आते हैं तो मेरा खुद और राइट वे जब आप उनसे बात करते हैं ना तो एकदम से मॉडेस्ट हो जाते हैं कि हम तो सादा। अच्छा, वैसे नजम नोज वेरी वेल। नजम को अगर किसी ब्रांड पे कहीं जाना पड़ता है ना तो ही ऑलवेज से कि मेरे साइज के कपड़े नहीं है। ही जस्ट स्ट्रेट अवे रिफ्यूज कर देते हैं। यू हैव टू बी अ कीन ऑब्जर्वर दैट व्हाट यू आर लुकिंग एट एक्चुअली। देखें, मैं समझता हूँ आजकल की हाइब्रिड सादगी का दौर जो है ना बहुत ज़्यादा आ गया। ये एक बड़ा ज़बरदस्त लफ्ज़ मैं इस्तेमाल किया, हाइब्रिड सादगी। उसका मसला ये है कि I've seen people, they have money, they can buy clothes, good enough clothes, even ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महंगे कपड़े ख़रीदें, but you're driving a good car but you're not wearing good clothes। अगर उनसे पूछता हूँ मैं, अक्सर मैं बिजनेस फील्ड में लोगों से मुलाकात होती है तो वो अपने आप को बहुत। वैसे आपने किसी को कहा है? हाँ, और मैंने उनको कहा है, मैंने कहा आप इतना सिंपल क्यों रहते हैं, मतलब यू डोंट इवन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ ना, आप शलवार कमीज पहन रहे हैं तो यू डोंट गेट अ प्रॉपर वेस्ट कोट विद अ प्रॉपर पॉकेट स्क्वायर, व्हाई डोंट यू डू दैट? बस मुझे सादा रहना पसंद है। देन आई जस्ट वेंट आउट विद दैट पर्सन, ही वाज ड्राइविंग अ मर्सिडीज। सो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार यहाँ पे तुम्हारी सादगी कहाँ चली गई? तो उसने कहा यार नहीं, वो ज़रा मैं एक अच्छी चीज़ चलाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा यहाँ से आप अपने आप को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। सही बात है। अच्छा मनाहिल, मुझे जो है ना कि मनाहिल और मैं एक चैनल पे प्रोग्राम भी करते रहे, ठीक है? अच्छा, वेरी नाइस। सो मुझे इसलिए इनकी एक ये चीज़ पता थी जो आपने जहाँ से बात स्टार्ट भी की कि हर किसी को अपने बारे में इतना पता होना चाहिए कि आपके ऊपर कौन सा मेकअप या कौन से किस तरीके से सूट करते हैं। सो ये स्टाइल स्टेटमेंट अपने लिए सेट करना, ये अवेयरनेस कैसे आएगी? Once again, it's about exposure, it's about practicing on yourself, ठीक है? हमारा प्रॉब्लम ये है कि वही चीज़, मैं इस चीज़ को अगेन लिंक कर रही हूँ कि बिकॉज वी हैव सीन इट ऑन इंस्टाग्राम, उसको अच्छा लगे तो हम उस चीज़ को वेयर करेंगे। एक दफ़ा ट्राई कर लो, अगेन वही चीज़ आ जाती है, जितना एक्सपेरिमेंट करोगे अपने ऊपर उतना इंसान को अपनी बॉडी के बारे में, अपने फीचर्स के बारे में क्या करें। मतलब हर बंदा, लेट्स सपोज अगर किसी की डोमेन मेकअप नहीं है तो उसके लिए बड़ा मुश्किल है ये जानना कि मुझे कैसा कॉन्टूर सूट करेगा या बिल्कुल मुझे कॉन्टूर नहीं करना, ये मेरी आईज कैसी हो। इसकी बहुत स्पेसिफिक लाइक देयर लाइक 2 टिप्स जो मैं ऑब्वियसली, वो तो एक बहुत डीप रूटेड
कॉन्वर्सेशन उसके लिए पूरा दिन चला जाएगा। लेकिन अगर 2 टिप्स एंड लाइक फॉर द फीचर्स जिनके बहुत शार्प फीचर्स हैं, जिनकी बहुत तेज़ लुक्स होती हैं, उनके लिए आई वुड नेवर सजेस्ट कि वो डार्क मेकअप करें, जिनको हैवी कॉन्टूर करें। आई हैव सीन पीपल जिनकी बड़ी प्यारी जॉ लाइन होती है, लाइक हम लोग उसको बड़ा एनवी करते हैं, लेकिन उन लोगों को कभी भी कॉन्टूर की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ आपकी इतनी प्रोमिनेंट है, आप उसको मज़ीद प्रोमिनेंट कर रहे हो डार्कर शेड्स के साथ, वो चीज़ बड़ा गलत हो जाता है। कॉन्टूर, व्हाट डू यू थिंक? यस बट या हर जगह नहीं, बहुत स्पेसिफिक फीचर्स पे। हमारे यहाँ पे ब्राउन शेड है, पूरे मुंह पे ठोक दो। after the Yes, program. जो निकला है ना नहीं यू डू, इट्स ओके, आई नीड इट, आई हैव अ वेरी बिग फेस एंड इट्स फाइन, क्योंकि अल्लाह मियाँ ने बनाया है, वी कैन नॉट चेंज इट। बट प्रॉब्लम ये है कि सही तरीके से हर चीज़ को इस्तेमाल करना इज अ बेटर थिंग रादर देन हर जगह इस्तेमाल कर देना, डोल देना मुंह पे, दैट इज नॉट फाइन। परफेक्ट। अली भाई, ये बताएं कि आजकल क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं कलर्स के हिसाब से, अगर मैं बात करूं तो 2023 में? देखें, इट्स अगेन डिपेंड्स ऑन द पर्सनालिटीज़, वही वाली बात यहाँ पे भी लिंक करती है। लेकिन कुछ होते हैं दिस ना इज द प्लेस वेयर वी कम इन, जो एक्सपर्ट्स हैं, अगर एक बंदे को समझ नहीं आ रही उसने मेकअप कैसा करना है या उसने कपड़े कैसे पहनने हैं, तो एक्सपर्ट्स कम इन, दे टेल देम, बिकॉज नोबडी हैज़ द सेम एस्थेटिक सेंस, यू पीपल कैन नॉट रिलेट टू द कलर्स। आपको नहीं पता कि ब्लू के साथ रेड कौन सा कलर, वाइट पहनना है आपने, ऑफ वाइट पहनना है, या ब्लू के साथ कुछ लोग रेड भी पहन लेते हैं तो वो उनको समझाना पड़ता है। तो वो कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा होता है समटाइम्स लोगों में कि वो पहन लेते हैं और फिर उनको समझ नहीं आ रही होती कि दिस इज़ नॉट द राइट कलर। बट यस अली, आजकल लड़कों के कपड़े भी कुछ कुछ लड़कियों जैसे होते हैं, बड़ी कढ़ाइयों वाली शेरवानियां, इवन ईद पे भी शादियां नहीं होती लेकिन शादियों के अलावा आपका इशारा नजम की तरफ तो नहीं है? मैं भी देख रहा था अपनी तरफ कि यूं देख रहा था। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं जनरली एक वैसे ही मेरे जहन में सवाल आया कि लड़कों ने लाल लाल रंग की शेरवानियां भी देखिए, देयर इज नो हार्म वेयरिंग लाल, बट द प्रॉब्लम इज कि वो लाल किस कॉम्बिनेशन के साथ आप पहनते हैं, आपकी कलर टोन कैसी है, आपका स्किन कलर कैसा है, फिर आप किस तरह के फंक्शन में जा रहे हैं, उस हिसाब से इफ यू कैन पुल ऑफ रेड and you're going to a nice wedding event which is already colorful and popular. लड़कों लड़कियों के कपड़ों में कुछ डिफरेंस नजर आना चाहिए, काफी डिफरेंस नजर आना चाहिए, कुछ नहीं काफी डिफरेंस होता है और होना चाहिए भी। बट द थिंग इज कि ज़रूरी नहीं है कि अब वो बिल्कुल ही ख़वातीन वाले कपड़े पहनना शुरू करते हैं, मगर रंग और ऐसी चीज़ें, कढ़ाइयाँ भी अच्छे कॉन्सेप्ट की कढ़ाइयाँ आती हैं। इट ऑलवेज हैव, मुग़ल आर्ट के ऊपर कढ़ाई हो रही होती है, हमारा पर्शियन जो कैलीग्राफी है उससे इंस्पिरेशन लेके हो रही होती है। मैंने अपनी एक कलेक्शन बनाई थी, पर्शियन कैलीग्राफी से इंस्पिरेशन लेके बनाई थी। सो एवरीथिंग हैज़ अ थीम बिहाइंड इट। तो डिज़ाइनर या कोई भी जो आर्टिस्ट कोई चीज़ सोच रहा होता है वो किसी चीज़ से इंस्पिरेशन लेके होता है, लेकिन अब डिपेंड करता है कि उसकी स्टैटिक सेंस कैसी है। देयर आर 100 ऑफ डिज़ाइनर्स आउट देयर, कुछ की स्टैटिक सेंस एज अ डिज़ाइनर अच्छी नहीं है, कुछ की एस्थेटिक अपनी अच्छी है लेकिन उसके पास कारीगर अच्छे मौजूद नहीं है, बट वो मैनेज हो जाता है। अच्छा, इट्स द हेड behind the scene, you know, it's the man behind the scene. उसने he has to run the show. अगर आप वो अगर स्टैटिकली अपने आप को ग्रो करता है कारीगर, तो कहीं से भी आप अरेंज कर सकते हैं। अदरवाइज there comes a difference between a darzi and a designer, that a darzi does not have an aesthetic sense, he will just give you and a stitch, that's it, yeah. ना उनको कस्टमर सर्विसेज का कॉन्सेप्ट पता है, और इवन सादा सिलाई भी एक डिजाइनर की और एक आम दर्जी की उसमें डिफरेंस होगा। डेफिनेटली डिफरेंस। I don't know how to stitch, frankly speaking. I have a whole lot of people working for me. But if a designer knows, तो उसके कट से डिफरेंट होगा। By doing the work और ये on the go जाके मैंने सीखा, मैंने काम करके ज़्यादा सीखा। आप जब डिग्री कर रहे होते हो तब भी आप नहीं सीख रहे होते हो, बट जब on the go सीखते हो आप डेली बेसिस पे, you know, there are 3 to 4 type of different shoulders a man have. Some people have drop shoulder, some people have straight shoulder, some people have square shoulder. और यहाँ पर एक ही साइज पे सबके कोट बनते हैं। और उसके हिसाब से you have to cut the garment. I know your pain, I can feel your pain। यहाँ पर जो होता आ रहा है मैं भी एक्सपीरियंस करता आ रहा हूँ। मनाहिल, अभी ऑफ एयर भी जिस तरीके से जिक्र हो रहा था आईलैश एक्सटेंशन का, तो ये बहुत आजकल सीन चल रहा है और ये इसने मेकअप को 4 चांद भी लगा दिए, नो डाउट। तो इसके बारे में क्या आप कहती हैं कि रिकमेंडेशंस में अगर किसी कोई जाता है लगवाने के लिए तो क्या क्या चीज़ों को नोट करना चाहिए उसे? अच्छा, सबसे पहले तो ना लाइक ऑनेस्टली हर इंसान के एक डिफरेंट ओपिनियन होता है मेकअप के बारे में कि क्या चीज़ उनकी फेवरेट होती है।
फॉर मी मुझे लगता है कि आपका मेकअप या आई मेकअप हसीन तरीन भी होना, अगर आपने आई लैशेज नहीं लगाई वो आपकी लुक ही नहीं आएगी। Exactly. द मोमेंट यू विल पुट ऑन द आई लैशेज आपकी मेकअप ही एक अलग ऑरा और आपकी एक अलग ही अपलिफ्टनेस हो जाती है। तो खैर अगर आप आई लैशेज के बारे में बात कर रहे हो तो येस इट्स सैड कि पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जिनको काम आता है व्हेन इट कम्स टू दीज सर्विसेज। नेल्स हो गए, आई लैशेज हो गई, ये सारी चीज़ें। मैं ये नहीं कह रही कि सबको नहीं आता, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं आता। सो ऑब्वियसली पहली तो चीज़ ये है कि ब्लॉगर्स के रिव्यूज़ के पास मत जाएं, ऑथेंटिक रिव्यूज़ के पास जाएं, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऑब्वियसली ये कॉन्सेप्ट बन चुके हैं। इट्स पेड फाइन, रिव्यूज भी होते हैं। पेड रिव्यूज़ होते हैं, इट्स परफेक्टली फाइन, दे आर डूइंग देयर जॉब। आप उन्हें एक अमाउंट देते हो, वो वहाँ पे विजिट करते हैं, दैट्स इट, Exactly, दे it's a ऑब्वियसली marketing गिव यू purpose. अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स एंड रिव्यू आई सजेस्ट। लेकिन ऑथेंटिक रिव्यूज़ पे जाना इज़ अ बेटर ऑप्शन। हैं यहाँ पर काम करने वाले लोग। और दूसरे ये है कि यहाँ पर ना प्रॉब्लम ये है कि लोगों को पता नहीं है कि कौन सी आई लैशेज़ हैं, किस तरह की टाइप की हैं, किस तरह की नहीं है। वो एक देखते हैं, वो एक को वो लगवा अच्छी लेते हैं। आईलैशेस कौन सी होंगी, कैसे पता चलेगा? सी एक्सटेंशंस में तो ऑब्वियसली दे वोंट लेट यू सी द प्रोडक्ट्स। Okay. जब आप एक्सटेंशंस लगा रहे हो ना तो उनको तो वो आपको प्रोडक्ट्स नहीं दिखाएंगे। ठीक है। तो वो तो आपकी लक पेस्ट है। कभी भी वो आपको नहीं बताएंगे कि हमने ये वाला जेलेटिन पाउडर लगाया है, हमने ये चीज़ एक्सटेंशन लगाई है, और हमने वैसे ये इसका है लास्टिंग टाइम कितना होता है? डिपेंड्स कर डिपेंड्स ठीक है। बाहर के मुल्क में ठीक है, आई एम सॉरी मैं बाहर को बार बार इस चीज़ के साथ रिलेट कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ कि आपका 1 महीना बाहर लास्ट करता है। यहाँ पर मैं 2 सैलॉन से लगवा चुकी हूँ और वो मेरा 1 हफ्ता लास्ट किया था और वो मेरा इतना पेनफुल एक्सपीरियंस था। लाइक आई वुड लव टू नेम देम बट आई कांट नेम देम कि लिटरली मेरी ये जगह स्वेल हो गई अच्छी नहीं थी, प्रोडक्ट ग्लू अच्छी नहीं थी, और दूसरा ये कि मतलब नहीं, दे डू नॉट नो हाउ टू डू इट जस्ट बिकॉज दे आर वेरी फेमस, दे कैशिंग देयर नेम आउट बट दे डोंट नो हाउ। और ये बड़ा सेंसिटिव काम होता है। आप हमारी लैशेस सोचो- की 3 लेयर्स, उसमें भी मिड लेयर को आप select सोचें करना, आपकी it's आंख very- है, आंख आपकी सबसे सेंसिटिव पार्ट True है that. और ऑब्वियसली उसके अंदर आई सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो रैंडमली अंदर लैश ग्लू लगा देते हैं, दे लाइक उप्स सॉरी, सो दिस इज नॉट हैपनिंग। लाइक हाउ कैन यू डू दैट विद द पर्सन? तो अनलेस कोई बहुत ट्रेंड या स्किल्ड वर्कर सो नहीं टिप है। यही है कि आपके आसपास किसी ना किसी ने एक्सपीरियंस आंखें किया और कान होगा। खुले रखें। So, Yes. उसके एक्सपीरियंस से फायदा हासिल करें। Authentic अली भाई, reviews पे जाना बहुत कब आप जरूरी लगवा होता रहे हैं ये एक्सटेंशंस? ऑब्वियसली नहीं लगवाएंगे कभी भी। क्या करना है extension लड़कों को ये से? वाले कष्ट नहीं उठाने पड़ते। अच्छा मैं एक चीज सोच रही थी, अभी आपने मर्दों के 3-4 तरह के शोल्डर्स का जिक्र किया, जी तो क्या खवातीन में भी ये शोल्डर डिफरेंस होते हैं? ये सिर्फ स्पेसिफिकली मर्दों के लिए होता है? होते हैं मर्दों में ज़्यादा होते हैं। और ये जो शर्ट्स पे या कोट्स पे, खासतौर पे ब्लेजर्स के ऊपर यहाँ पे शोल्डर्स यूं उठे होते हैं, वो किस लिए होता है? उसके अंदर कुछ That's form one होता of the reason. अगर देखिए if you have a sloppy shoulders that means it's going down, तो फिर उस गारमेंट को अकॉर्डिंगली कट करना पड़ता है। है? ठीक है। इफ Otherwise यू वो हैव अ ऐसा स्लॉपी लगता है शोल्डर पहनना। और वो स्क्वायर शोल्डर पे कट होके गारमेंट बना हुआ है तो वो शोल्डर खड़ा रहेगा। वो जैकेट में भी यहाँ पे आपको रिंकल्स नज़र आएंगे, प्रॉब्लम्स होंगी, आप 100 दफ़ा उसको आयरन करके ठीक करने की कोशिश करेंगे, या योर टेलर वुड बी टेलिंग यू इट्स ऑल राइट, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, मगर वो प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम इनिशिएट ही वहाँ से हुई है कि उसने आपकी बॉडी को जज ही नहीं किया। सो अगर स्टाइल स्टेटमेंट में एक चीज़ बहुत ज़्यादा पॉपअप होके सामने आती है, आई डोंट नो आप लोगों के लिए है या नहीं, मेरे लिए शूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। Yes. सो शूज़ में आई डोंट नो कि आपके मोनार्की जो ब्रांड है वो काम कर रहा है इसमें या नहीं कर रहा, लेकिन शूज़ के बारे में आपका क्या ख्याल है? कि हर यहाँ पर तो ये कॉन्सेप्ट है कि बस एक ब्लैक एक ब्राउन रख लिए और उसको बस चलाते फिर वो रहना है। चलते बिल्कुल हैं, इम्पॉर्टेंट है। मैं आई माई सेल्फ आई एम अ शू लवर, बट द थिंग इज़ कि फिर वही वाली बात है, यू हैव, अभी मैं कल भी बात कर रहा था, हम वी मेक कस्टम मेड शूज़ इन मोनार्की सम मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन कस्टमर्स कम्स टू अस ऑन वेडिंग ड्रेसेस के साथ हम कस्टमाइज शूज़ बनाते हैं, शेरवानी के साथ बनाते हैं, वेस्ट कोट्स के साथ बनाते हैं, हम फैब्रिक के शूज़ भी बनाते हैं जस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर इवेंट। बट द थिंग इज़ कि बात वहीं आती है, मार्केट में इस वक्त ब्रांड्स ही नहीं है शूज़ की। नहीं है। इवन राइट नाउ इन पाकिस्तान पाकिस्तान में इस्लामाबाद 1-2 के अंदर 1-2 भी हैं, तो उनके पास 3 से 4 डिज़ाइन हैं जो कि ऑब्सलीट हो जाते हैं, Variation वो कम पूरे है। साल वही चलाने पड़ते हैं। यू गो अगेन यू फाइंड द सिमिलर डिज़ाइन विद अ लिटिल डिफरेंट बकल, दैट्स इट। सो वो एक्सपेरिमेंटेशन है ही नहीं मार्केट में। सही। सो मार्केट में गैप बहुत है और शूज़ बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। अगर आप एंकल हाई शूज़ पहन रहे हैं, वो आपकी जीन्स टक इन नहीं है उसके अंदर, तो दैट्स अ बिग नो। एंड वी आर वेयरिंग लोफर्स एंड विद नो शो सॉक्स आपने नहीं पहनी हुई हैं, आप बड़ी सॉक्स पहन के साथ चले जाते हैं, फुल एंकल सॉक्स तो जो ये हैं। छोटी-छोटी चीजें बड़ा सो मैटर करती दैट हैं। क्रिएट्स अ बिग नो। फिर उसी के बाद यू कांट वेयर अ ब्लैक शूज़ विद ब्राउन बेल्ट, and you Yes, can't have yes, definitely. if you are wearing a brown shoes you need to have a brown belt.
and then you can wear contrast अच्छा, मैंने एक socks चीज़ with your पूछनी है। shoes. There are a lot of things. There is a whole. मैंने एक I चीज़ can write a पूछनी book है। on this. Yeah, definitely, definitely. मैंने एक चीज़ पूछनी है और वो ये है कि जिस तरीके से पेंट का एक कॉन्सेप्ट चल रहा था पिछले कोई तकरीबन 5 साल से कि आपके एंकल तक जो है ना वो पेंट थी, मैंने ये पूछना था आजकल वो ख़त्म हो गया कॉन्सेप्ट या चल रहा है अभी भी, या हर किस्म का अब स्टाइल चल रहा है? क्योंकि अब मुझे वो थोड़ा सा चेंज होता हुआ वापस पुराने पैटर्न पे आता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, एंकल हाई पैंट्स चल रही हैं, बिल्कुल इन फैशन है। ठीक। Still आपको फेंकनी नहीं पड़ेंगी पुरानी पैंट्स, आप still पहन carrot सकते हैं, ठीक fits है, चल and रही है। stem अच्छा, fits are in fashion. आपकी एंकल विजिबल होना इज इन अब तो फैशन। 90s की वो जो बेल बॉटम पैंट्स थी वो भी वापस आ गई हैं। हाँ, वो लेकिन चादरों ना तेरे इतना ज़्यादा नहीं है, लोग कम ठीक। कम पहनते हैं, डिफरेंट मनाहिल- इवेंट्स के हिसाब से पहनते हैं। मनाहिल, बालों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है और आजकल बड़े गोल्डन और लाल और ऑरेंज और पता नहीं कैसे कैसे शेड के बाल खवातीन के Green। नजर आते हैं। किस टोन के साथ कौन सी स्किन टोन हो तो कौन सा हेयर कलर सूट करता है, ये कैसे डिसाइड होता है? देखिए, सबसे पहले तो ऑनेस्टली मेरा सजेशन ये है कि जो आपका हेयर कलर है ना वो सबसे परफेक्ट होता है, मुझे दैट्स अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, क्योंकि ऑब्वियसली आप हमेशा से उस कलर के होते हो एंड देन आपका अल्लाह मियाँ ने वो कलर भी आपको नेचुरली होता है, तो वो जो आपका परफेक्ट नेचुरल कलर है ना वो दैट्स द बेस्ट ऑफ ऑल। बट वंस अगेन दोज स्पेसिफिकली गोल्ड्स, ठीक है, वो जो गोल्ड्स होते हैं, ऐश ब्लॉन्ड होते हैं, मुझे लगता है दैट्स मोर फॉर द वेस्टर्न ब्यूटी। हमारे यहाँ पे ये ईस्टर्न खवातीन, जो सांवली खवातीन हैं, जो भी हैं, वहाँ पर ही क्या होते हैं, हम लोग खट्टे ऑरेंज खट्टे गोल्ड करा लेते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। ठीक है, ब्राउन्स में जाएं, थोड़े सटल कलर्स में जाएं, थोड़े ब्लेंडेड शेड्स में जाएं, रादर देन हैविंग दो स्टैंड्स। क्या हमारे बालों का और हमारे लेंसेज कलर का मैच होना जरूरी नहीं है? नहीं नहीं, नॉट एट ऑल, हाँ, बिल्कुल ऐसा भी भी नहीं होता है। नहीं नहीं नहीं, नॉट एट ऑल, दैट्स जस्ट अ मिथ, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये है कि कोशिश करें जो भी कलर करवाएं, एनी कलर, चाहे गोल्ड्स भी करवा लें, लेकिन मेक श्योर वो थोड़ा ब्लेंडेड हो। वैसे हम एशियंस को क्या गोल्ड कलर सूट करते हैं, ऑरेंज कलर्स और इस तरह के? डिपेंड्स, वंस अगेन जो बहुत ज़्यादा फेयर कलर जिनका होता है ना, सही चिट्टी चमड़ी वाली लड़कियां होती हैं, उनके लिए आप गोल्ड्स पेन गोल्ड्स यू कैन कैरी इट ऑफ। लेकिन गर्ल्स जिनके नॉर्मल कलर हैं, जिनके नॉर्मल कॉम्प्लेक्शंस हैं, आई वुड नेवर सजेस्टेड। वो बहुत ज़्यादा ही एक गलत, आई वुड से, एक लुक देगा आपके ऊपर। ठीक है अली भाई, ईद का सीज़न है, मुझे ये बताएं कि कुर्ता पजामा और शलवार कमीज़ में क्या कोई नई ट्रेंड्स आए? अगर नई भी ट्रेंड्स आए तो आपने जनरल टिप्स देनी है पाकिस्तानियों को कि वो अपने दर्जियों के पास, अब तो जा चुके हैं, अब तो हो गया जो होना है, चले अगली ईद की बात करते हैं, जब भी उन्होंने हाँ या खरीद सकें, तो आजकल क्या चीज़ें चल रही हैं कुर्ता पजामा में? अब तो रेडी टू वेयर के अलावा आप कुछ नहीं खरीद सकेंगे, क्योंकि तीन जो है वो ये, लेकिन वो इतने मोनोटोनस है, सबके पास सेम चीज़ें हैं, 19-20 का फर्क भी नहीं है। डेफिनेटली। सो बट ये है कि देयर कम्स अ डिज़ाइनर अगेन कि वो आपको कुछ डिफरेंट चीज़ दे रहा होता है। सो हम लोग कुछ लिमिटेड से पीसेस बनाते हैं अपनी ईद कलेक्शन के लिए, जो कि डेफिनेटली बिकॉज हम मैस प्रोडक्शन नहीं करते, तो वो कुछ लिमिटेड पीसेस हमारे पास ही होते हैं, तो आप यूनिक लग सकते हैं अगर आप एक डिज़ाइनर के पास जाते हैं। इस टाइम पे मार्केट में रिटेल ब्रांड की प्राइस भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, आप डिज़ाइनर के पास जाते हैं तो यू गेट द सेम प्राइस अप्रॉक्सीमेटली, कम से कम मेरे पास तो सेम प्राइस में ही होता है। बट द थिंग इज़ कि आप उसमें यूनिक चीज़ तो पहन सकते हैं ना अपनी चॉइस के मुताबिक, एंड एज पर योर मेजरमेंट्स, number one thing I always say, as per your measurements, and then you don't have to go for a ready to wear size which fits you and you get it home, जिसमें या तो बाजू छोटी हो रही होती है या कुर्ते लेकिन की फिर भी कोई छोटी टिप्स आपके नज़दीक जो है वो आजकल चल रही हो कि बैन 1.5 इंच चल रहा है, 1 इंच? देखिए, मेरा एक अपना क्लासी स्टाइल है, मैं वेस्टर्न और ईस्टर्न को हमेशा कंबाइन करता हूँ। मेरा ब्रांड का नाम भी, मेरा ब्रांड का नाम भी मैंने इंग्लिश इसलिए रखा था कि मैं हमेशा फ्यूज़ करके बनाता हूँ चीज़ें, और वो उसमें ये है कि फॉर एग्जांपल जो शर्ट्स के कॉलर स्टांसेस होते हैं, मैं उनको शलवार कमीज़ में यूज़ कर रहा होता हूँ, और कफ के ऊपर, मतलब मैं एम्ब्रॉयडरी, आई एम नॉट काइंड ऑफ गाय जो एम्ब्रॉयडरीज को लाइक करता है या बहुत ज़्यादा उस तरह के कॉन्सेप्ट्स को, मैं प्लैकेट्स के साथ या कफ के ऊपर डिफरेंट सटल कलर के या कंट्रास्ट क्लोजेस्ट कलर के कॉम्बिनेशंस को यूज़ कर रहा होता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू वेयरिंग अ शलवार कमीज विच इज़ नेवी ब्लू, सो आई माइट यूज़ अनदर कफ, a shorter cuff on top of the cuff जो कि थोड़ा सा लाइटर शेड ऑफ द ब्लू का होगा, सो वो मिक्स एंड मैच कर जाते हैं, एंड आई रादर यूज स्मॉल लाइंस ऑन द प्लैकेट्स, वो हम फिलिंग्स करके ब्लू के ऊपर एक सटल रेड लाइन दे देते हैं या कुछ भी इस तरीके से, एलिगेंट से लुक आ जाती है, सो वो एक एलिगेंट लुक आती है। दिस इज हाउ आई थिंक अबाउट क्या फैशन। डिजाइनर्स कॉपी करते हैं अपने फेलो डिजाइनर्स के काम को? करते हैं, करना चाहिए भी, और अगर किसी को कॉपी किया जाता है उसको प्रिविलेज फील करना चाहिए, मेरा ख्याल है। नहीं बता के नहीं करते ना, वो तो चोरी वाला काम होता है। करने दें जिससे
से है। देखिए देयर कम्स अ क्रिएटर, अगर आप क्रिएटर हैं, जेन्युइनली आप क्रिएटिव हैं, आप कॉपी खुद से नहीं करते और आप नकल के लिए भी कहते हैं ना, अकल की जरूरत होती है, उसमें आप सो आप तो modification और बना कर सकते लेंगे, वो उसी को कॉपी करते रहेंगे, फिर आप और डिजाइन कर लेंगे, वो फिर उसको कॉपी करेंगे। ठीक है मनाहिल, गर्मियों का सीजन चल रहा है, स्किन केयर रूटीन के ऊपर तो स्किन केयर, वंस अगेन नो योर स्किन टाइप। आपको सबसे पहले तो पता चलना चाहिए कि आपकी स्किन टाइप क्या है, ठीक है। स्पेसिफिकली पीपल विद ऑयली स्किन, जिनकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन होती है, एक्नी प्रोन स्किन होती है, हमारा वहाँ पे मिथ है कि उनको मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अल्लाह ने ऑलरेडी उनको ऑयल दिया है, तो यू डोंट नीड टू अप्लाई मॉइस्चराइज़र। दैट्स अ वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट। ऑयली स्किन वालों को भी मॉइस्चर चाहिए, दे इवन नीड हाइड्रेशन ऑन देयर स्किन, तो उसके लिए आप जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स यूज़ करें। मार्केट में बहुत ज़्यादा है, इंटरनेशनल भी हैं, ब्रांड्स भी हैं, पाकिस्तानी ब्रांड्स भी लॉन्च कर चुकी हैं। तो चाहे आपकी ड्राई स्किन है, चाहे आपकी ऑयली स्किन है, आप सबसे पहले वो तो लगाएं। मॉइस्चराइज़र इज़ अ मस्ट थिंग। सेकेंडली ये कि धूप पाकिस्तान की आपको पता है 42-43 टेम्परेचर होता है, सन ब्लॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आप उसको पूरा दिन नहीं लगा सकते। यू कैन नॉट वेयर इट ऑफ सुबह 8 बजे लगाए और हमारे यहाँ पे रात 12 बजे धोते हैं, नहीं, यू कैन नॉट डू इट। हर 2 घंटे बाद यू हैव टू वॉश योर फेस, यू हैव टू रीअप्लाई इट। अच्छा, अगर कोई वर्किंग लेडीज, आजकल तो खैर हर कोई जॉब करता है, 8 से 10 घंटे तो वर्किंग आवर्स होते हैं, ठीक है। उस दौरान आपकी स्किन पे मेकअप था, आप उस दौरान तो आप फेस वॉश नहीं कर सकेंगे। अगर आपने 8-10 घंटे के बाद वॉश किया बड़ा तो क्या जबरदस्त फौरी question तौर है पे वैसे। मॉइस्चराइजर definitely. और ये चीजें आप लगानी Yeah, I शुरू was करें? thinking the स्किन को same. रेस्ट भी चाहिए। देखिए सबसे पहले इट रियली डिपेंड्स द काइंड ऑफ जॉब यूर डूइंग, चाहे वो मर्द हजरात हैं, एवरीवन। हमारे यहाँ पे ये है कि अगर खवातीन है दे ओनली नीड स्किन केयर, ऐसा नहीं है। मर्दों का एक्सपोजर मुझे लगता है औरतों से ज़्यादा है, दे वर्किंग, उनका मर्द धुआं बड़ा से ख्याल exposure रखते है। हैं अपनी स्किन का। एक तो I hope so. आई I hope so. But yeah, I would say कि देखें जो भी है डिपेंड्स अपॉन योर जॉब। अगर आप पूरे दिन बाहर रह रहे हैं, ठीक है, तो उस तरह की हाई मेंटेन स्किन केयर करना बड़ा मुश्किल है। बट ऑब्वियसली अगर आप एसीज में रह रहे हैं, कर रहे हैं, तो इट्स अ लिटिल बेटर, थोड़ा सा कंपैरेटिवली आप उसको पुल ऑफ कर सकते हो। लेकिन मेकअप किया हुआ फिर यही है कि आपने कहीं तक कहीं तो सैक्रिफाइस करना है, उतारना है, सन ब्लॉक तो लगाना ही लगाना है। सन ब्लॉक का रूल ही यही है कि आप हर 2 से 3 घंटे बाद उसे रीअप्लाई करें एंड पुराने वाले को रिमूव करके रीअप्लाई करें। यू कैन नॉट एड ऑन लेयर्स अगेन एंड अगेन, यू कांट डू इट। ओके अच्छा अली, आपके पास डिफरेंट लोग आते हैं डिफरेंट फरमाइशें लेके, जी। शादी ब्याह पे लोगों का फोकस होता है, बड़े उनको कढ़ाइयों वाली है ना, शेरवानी, सूट सब भी कुछ चाहिए, तो उसके ट्रक। ऊपर ये बड़े बड़े मोटिव चाहिए। आपसे भी इस किस्म की फरमाइशें करते हैं लोग? बिल्कुल करते हैं, लेकिन हमारे पास अक्सर लोग ऐसे आते हैं जो कि शायद मेरी बात ज़्यादा गौर से सुन रहे होते हैं, तो फिर मैं आप इतनी उनको पढ़ी लिखी सी बातें करते हाँ, हैं। मैं उनको कन्वर्ट कर देता हूँ, या थोड़ी देर बाद मेरी उनसे दोस्ती हो जाती है। आई डोंट नो, मेरी शायद नेचर ऐसी है, मेरे गपशप में सारे बना लेते कस्टमर्स हैं मेरे उनको कि भाई दोस्त ये बन ठीक जाते हैं और फिर अल्टीमेटली मैं उनको मना लेता हूँ जो मैंने करवाना होता है उनसे। बट येस देयर आर, हम प्रॉपर वेडिंग्स डिज़ाइन करते हैं और हमारे पास वेडिंग्स ऐसे भी होती हैं कि कई लोगों के 10-10 दिन के फंक्शन होते हैं, या कुछ लोग अपने फ्रेंड्स के लिए भी जो है वो कॉस्ट्यूम्स बनाते हैं। द Exactly. बिगेस्ट वेडिंग आई डिड वाज देयर वाज द कॉस्ट्यूम्स आई मेड फॉर 75 पीपल, ओके Oh. सो दैट वाज ऑल थीम्ड। और वो हमारे रावलपिंडी में एक बड़ी वेडिंग थी एंड दैट वाज, वो मैं नाम नहीं लूँगा फैमिली का, बट दैट वाज अ बिग फैमिली। और सब एक जैसे ड्रेसेस थे वो जो और थे उन्होंने dresses। फ्रेंड्स ग्रुप्स बनाए हाँ, थे जिन्होंने डिफरेंट तरीके से एंट्री करनी थी, सो दे हैड टू Okay. डिजाइन इट अकॉर्डिंगली। ओके सो बनाते हैं लोग बिल्कुल। पहले ये कॉन्सेप्ट होता था कि वो कहते थे कि एक ही थान का कपड़ा है, ठीक है। यार उससे मेरी बड़ी Adjust हो लड़ाई गया। है। अब जो है ना, अब ये प्रॉपर थीम ना वो एक change पीले करते रंग का दुपट्टा दे देती हैं आंटियां, तो सबके गले में डला होता है, वो बड़ा ही, और वो सबसे सस्ते वाला थान होता है मार्केट का। और वैसे भी तो वेडिंग सीजन भी स्टार्ट होगा ना ईद के फौरन बाद, हाँ। तो अभी फिर लोग फरमाइशें हाँ, लेके अब तो आएंगे आपके वेडिंग पास। सीजन वाकई में हाँ। आने लगा है, बाहर का मौसम भी जाने लगा है, गर्मी आने लगी है, लेकिन बहुत शुक्रिया अली भाई आपके आने के लिए, बहुत शुक्रिया मनाहिल फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और ये टिप्स थी जो आप लोगों तक हम लोगों ने पहुंचाई हैं। अब जिस तरीके से ये टिप्स देना और इनको अफोर्ड करना, अपने ऊपर अप्लाई करना, ये भी अल्लाह की तरफ से एक दी हुई आपको प्रिविलेज नेमत है, ये अल्लाह की तरफ से दिया हुआ तोहफा है कि आपको इतना एक्सपोजर मिल जाए कि आप इन चीज़ों को समझ सकें। और फिर उसके बाद हम लोग जिक्र करते हैं रमज़ान मुबारक का महीना गुजरा, ईद है, फिर उसके बाद आगे चल के हम लोग देखते हैं तो बहुत सारी नेमतें, बड़ी ईद का तोहफा हमारे लिए होता है, औलाद जैसी नेमत होती है, ये हवा पानी, ये शजर, ये सब कुछ हमारे लिए बनाए गए हैं। तो अल्लाह ताला की नेमत और तोहफे जो हमारे लिए हैं, आज हम उसका जिक्र करेंगे, लेकिन शामिल करते हैं न्यूज़ ब्रेक हमारे साथ।
वेलकम बैक नाजरीन। हमारा इंतहाई अहम टॉपिक आज का अल्लाह ताला की नेमतें, बेशुमार नेमतों से अल्लाह ताला ने हमें नवाजा। ये रमज़ानुल मुबारक का महीना जो हमने इतने एहतमाम के साथ गुजारा, बिलाशुबा ये भी नेमत। हमें अगर ज़िंदा रहने के लिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मैसर ना हो, ये दरख्त मैसर ना हो, खाने के लिए ये जानवरों का गोश्त मैसर ना हो, ये सब्जियाँ मैसर ना हो जो खा के हम जिंदा रहते हैं, तो हमारी ज़िंदगी कैसी होगी। तो इन तमाम नेमतों पर कैसे अल्लाह तबारक ताला का शुक्र अदा करें और कैसे हम इन नेमतों पे अपने जज्बात, एहसासात उस परवरदिगार तक पहुँचाएँ जिसने हमें बनाया, जिसने हमें पैदा किया। इससे पहले कि हम इन तमाम मामलात का जिक्र करें, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब बढ़ते हैं, जिसकी सआदत हासिल कर रहे हैं सज्जाद आवान साहब। खत्मे रुसूल मक्की मदनी खत्मे रुसूल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं है खत्मे रुसूल। ए खत्मे रुसूल मक्की मदनी खत्मे रुसूल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कौनैन में तुम सा कोई नहीं है। नूरे मुजस्सम तेरे सिवा है, नूरे मुजस्सम तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं, कोई नहीं है खत्मे रुसूल। ओ साफ तो सबने पाए हैं, ओ साफ तो सबने पाए हैं, पर हुस्न सरापा कोई नहीं। ओ साफ तो सबने पाए हैं, पर हुस्न सरापा कोई नहीं, पर हुस्न सरापा कोई नहीं। आदम से जनाबे ईसा तक, आदम से जनाबे ईसा तक सरकार के जैसा कोई नहीं, कोई नहीं है खत्मे रुसूल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं है खत्मे रुसूल। बहुत ही खूबसूरत अंदाज जनाब वकील सज्जाद आवान साहब नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे थे। ख़वातीन हज़रात, जिस तरीके से भी थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ सलमा की तरफ से कि आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने पूरा रमज़ानुल मुबारक जो हमारी कोशिश थी कि रहमत के अशरे में, मग़फ़िरत के अशरे में और जहन्नुम के खुलासे के अशरे में हम लोग उन टॉपिक्स का जिक्र करें जो कहीं ना कहीं हमें बचपन में पढ़ाए गए हैं, बताए गए हैं, लेकिन हमने नज़र से उनको ओझल कर दिया, हमने उनको समझने से कासिर हो गए और अब उनको दोबारा से रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ी। रमज़ानुल मुबारक एक ऐसा महीना होता है, हर तरफ एक पॉजिटिव वाइब्स होती हैं, एक नेकी का तसलसल होता है, अफ्तार और सहर का एहतमाम होता है, एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत का सिलसिला चल रहा होता है। तो वहाँ पर मौजूद हम लोगों को ये टॉपिक्स बहुत ज़रूरी थे कि हम लोग इसका जिक्र करते हैं। बिल्कुल, इस पे बात होती रहनी चाहिए। हाँ, और इसी हवाले से आज हम लोग जिक्र करेंगे। हमारे साथ शख्सियात मौजूद होंगे, उनका तारुफ करवाते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें।
वेलकम बैक नाज़रीन। बात करेंगे अल्लाह ताला के अता करदा तोहफ़ों से मुतालिक इनामात, नेमतें, फ़ज़ाइल। अल्लाह ताला ने क्या कुछ अदा किया, हमारा शुक्र अदा करना बनता है। किस किस चीज़ का शुक्र अदा करें और कैसे शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला ने किसी को रिस्क की नेमत से नवाजा तो किसी को औलाद की नेमत से नवाजा तो किसी को सेहत की नेमत से नवाजा। और ये दुनिया बजाते खुद एक नेमत है, ये ज़िंदगी बजाते खुद एक नेमत है। आप ज़िंदगी की किसी भी चीज़ का नाम लें, हर चीज़ के अंदर हमारे लिए कुछ ना कुछ हिकमतें रखी गई हैं। हर शोबे में, हर मामले में कुछ ना कुछ हिकमत मौजूद है। और फिर जो उसके हमारे लिए फ़वायद होते हैं, जो फ़यूज़ होते हैं, वो हम ज़िंदगी भर हासिल करते रहते हैं, लेकिन रियलाइजेशन नहीं होती, उसका एहसास, उसका इदराक नहीं होता। ये इदराक कैसे हो, ये आज जानने की कोशिश करते हैं। और जितना शुक्र अदा करें हम लोग कम है, क्योंकि शुक्र एक ऐसी नेमत है, ये भी अल्लाह की तरफ से अता होती है। और शुक्र अगर हमारे अंदर आ जाए तो फिर ये अल्लाह ताला की तरफ से नेमतों का सिलसिला और ये फरावानियाँ जो हमारे ऊपर हैं ये कभी भी रुकेंगी नहीं। हमारे साथ जो पैनल मौजूद है उनका तारुफ करवाता चलता हूँ। हमारे साथ मजहबी स्कॉलर और इस्तेफ़ादा हासिल करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुफ्ती इश्तियाक अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी के लिए। और उनके साथ जो शख्सियत तशरीफ़ फरमाया, मैं ये कहना चाहूँगा कि वन ऑफ माई मेंटोर, बहुत कुछ मैंने उनसे सीखा है। मजहबी स्कॉलर हैं लेकिन उसके साथ साथ फ़िलासफ़र हैं और मोर दैन 25,000 टीचर्स के ट्रेनर हैं, नेशनल इंटरनेशनल। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद हसन अब्बास बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, थैंक यू फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब, हज़रत ये फरमाइएगा कि जो हम नेमतों का जिक्र करते हैं, रमज़ान मुबारक जैसी एक बहुत बड़ी नेमत हमारी ज़िंदगी में आती है, इसी का शुक्र हम अदा करें तो वो कम है। और फिर आगे दुआ भी हमें करनी चाहिए कि अल्लाह पाक अगले साल में भी ये नेमत नसीब फरमाए। तो ये रमज़ान मुबारक की हम लोगों ने जिस तरीके से खिदमत की, वो जो हक़ बनता था वो तो नहीं कर सके, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाए। तो मैं चाहूँगा इस नेमत के बारे में ज़रा आप यहीं से आगाज़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी, बजा फरमाया आपने। वैसे तो अल्लाह ताला की इनामात और उसकी नेमतों का आलम यह है कि ख़ुद खालिक़ कायनात फरमाता है कि वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम सारे मिलकर भी उन्हें शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। शुक्र अदा करना और उनका इदराक या उनकी मारिफत का माकूब बहुत मुश्किल है, सिर्फ उनकी गिनती भी नहीं कर सकती हो उनकी हैं कितनी। अब इन बेतहाशी नेमतों का सिलसिला इंसान की पैदाइश से भी कबल से शुरू हो जाता है, वो भी एक तवील सफ़र है। यानी हमें अपने आगाज़ से ही, जहाँ से इंसान की तख्लीक का आगाज़ होता है वहीं से, बल्कि उससे बहुत पहले जहाँ से अल्लाह पाक ने रूहें मुंतखब कर दी, वहाँ से उनकी हिफाजत और उनको हमारे वजूद के बनाने और उसमें मुंतकिल करने, इस सारे प्रोसेस में हमारा कोई कसब शामिल नहीं होता, हमारी कोई कोशिश शामिल नहीं होती। फिर इसी तरीके से बतन मादर के अंदर हमारा रहना और मरहला बा मरहला अंधेरों और मौत व ज़िंदगी की कशमकश के दरमियान से निकल कर विलादत तक पहुँचना, इन तमाम के तमाम मराहिल पर अल्लाह के बेशुमार इतने कीमती इनामात और नेमतें हैं कि जिन्हें अगर हम दुनिया की दौलत और सरमाए से ख़रीदना चाहें तो किसी एक चीज़ को भी नहीं ख़रीद सकते। और ये सब कुछ हमें अल्लाह तबारक व तआला ने बग़ैर किसी मुआवजे के दिया, सिर्फ बग़ैर मुआवजे के नहीं, बिन मांगे दिया। इसमें तो उस वक्त हमारी कोई ख्वाहिश भी नहीं शामिल थी। तो बहरहाल वो एक तवील सिलसिला है। हम आ जाते हैं डायरेक्ट जो आपका सवाल है रमज़ानुल मुबारक पर। तो रमज़ानुल मुबारक इट्सेल्फ अल्लाह पाक का एक इतना बड़ा तोहफ़ा और इतनी बड़ा इनाम है कि ये हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से आपकी उम्मत को बतौर ख़ास और इनफरादी किस्म का, मुनफरद किस्म का ये इनाम अल्लाह पाक ने अता फरमाया, जो किसी और कौम को नहीं दिया। रोज़े ज़रूर दिए हैं, रोज़े पिछली कौमें भी रखती थी, लेकिन रमज़ान नहीं दिया। जो बरक़ात रमज़ान अपने साथ लेके आता है, जो इनामात रमज़ान अपने साथ लेके आता है और हमें मुयस्सर होती हैं, सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कई एक अहादीस हैं इस उन्वान पर कि तुम्हारे पास एक महीना आ रहा है कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के या रहमत के सारे दरवाजे खोल देता है और जहन्नुम के सारे दरवाजे बंद कर देता है, और वसुलसिलत शयातीन और शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है, पाबा जंजीर कर दिया जाता है। अब इसका कोई ये माना ले कि भाई शैतान सारे किसी एक जगह पे जाके बंद कर दिए गए और बांध दिए गए हैं, और जन्नत के दरवाजे, तो जन्नत का मामला तो हिसाब किताब के बाद क़यामत में होना है। जन्नत और जहन्नम का तो वो तो यौम जज़ा है। आज दरवाजे खोलने से, जब अंदर जा नहीं सकना तो दरवाजे खोलने से क्या माना है? इससे मुराद ये है कि वो जन्नत जाने के सारे रास्ते बाकी दिनों की निस्बत कंपेरेटिवली आसान हो जाते हैं, ज़्यादा खुल जाते हैं। आपको रग़बत जो आपकी है वो दीन की तरफ और खैर की तरफ बढ़ जाती है, आपको इन्वायरमेंट मुयस्सर आता है।
होता है वो जो आम दिनों में शायद उस कदर नहीं था। यही वजह है कि हम देखते हैं कि हमें कोई पकड़ के मस्जिद नहीं ले जा रहा होता, हाँ। लेकिन जब रमजान आता है तो मस्जिदें भर जाती हैं। ऐसे ही। हालांकि ये एटीट्यूड भी कोई इतना नहीं, उस पूरा उस साल तरह ये का नहीं है रहना कि चाहिए। जिसकी हम हौसला अफजाई करें हाँ, no कि doubt। भाई रमजान में आप मस्जिदें भर दें और बाकी पूरा साल आप छुट्टी कर लें, लेकिन बहरहाल ये खैर से खाली भी नहीं है। हाँ। इसका फायदा तो है ना, अल्टीमेटली फायदा इसका शख्सियत को, माशरे को कुछ ना कुछ तो पहुंचेगा। तो ये है शैतान का बंद होना कि रब ताला इंसान के अंदर महसूसात भी उन चीज़ों की पैदा करता है और नेकी और खैर के रास्ते और चांसेस बढ़ जाते हैं, बिल्कुल। और नेकी और खैर आपको माशरे में राज करती हुई नजर आती है। और यही है खैर, जन्नत के दरवाजे खुलने यानी जन्नत की तरफ बढ़ने के रास्ते और चांसेस बढ़ना, जहन्नम के दरवाजे बंद होना यानी बुराई और शर से इंसान को इसलिए भी हया और नफरत आ रही होती है कि ये रहमतों वाला महीना और मैं उसकी तरफ जाऊं तो गोया ये जहन्नम के और दरवाजे ये बंद बेस्ट टाइम है जब हम अपनी नेकियों का आगाज कर सकें। अगर इससे पहले अल्लाह ने हमें तौफीक ना दी तो इस मुबारक महीने में हम कम से कम बुनियाद रखें उस नेकी की, ताकि पूरा साल ये चलती रहे। हसन साहब, अल्लाह ताला तो उनको भी रिस्क और नेमतें अता करता है जो उस पर ईमान भी नहीं रखते, जो दायरा इस्लाम में भी दाखिल नहीं होते, और हम तो फिर मुसलमान हैं, हम पे तो अल्लाह ताला का खास करम है। उन नेमतों का शुमार करने लगे तो नहीं कर सकेंगे, उसका शुक्र कैसे अदा करें इन नेमतों पर? नेमत का शुक्र अदा हो ही नहीं सकता। मूसा के बारे में रवायत है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से कि उनसे पूछा गया कि मूसा मेरी नेमतों का शुक्र अदा करो, किस तरह, कैसे? तो मूसा ने कहा या अल्लाह तेरी नेमत का शुक्र अदा हो ही नहीं सकता। इस इज्ज़ का इकरार करना कि हम मुमकिन नहीं है हमारे लिए अकली तौर पे, बशरी तौर पे कि उसकी नेमतों का हम एहसास कर सकें, तो आपका शुक्र अदा हो गया। देखिए कैफियत जो है ज़रूरी है। नेमत हर वो चीज़, हर वो शय जिसकी हमें एहतियाज हो, ज़रूरत हो और हमें मुयसर हो जाए, नेमत कहलाती है। बिन मांगे मिल जाए। जी, वो मांगे या वो एक अलग, उसकी मेथोडोलॉजी अलग है, मॉडस ऑपरेंडी अलग है। कभी मांगने पे मिल जाए तो आप नेमत नहीं है क्या? अगर आपने मांगी कोई चीज़ तलब होगी तो नेमत तो फिर भी है, तो उसका मॉडस ऑफ ऑपरेशन वो अलग मैटर है, वो एक अलग मसला है। लेकिन यह कि कोई चीज़ आपको जो चाहिए थी आपको मिल गई, नेमत कहलाती है। तो उसका जो कैलकुलेशन है वो पॉसिबल नहीं है हमारा। अच्छा, आप अपने सांसों की गिनती कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमें एक एक सांस चाहिए, इसकी कोई इनकार नहीं है। तो एनीथिंग वी नीड, वो एक टच है, ह्यूमन टच है, इलाज मुआलजा है, औलाद है, बका है, ज़िंदगी है। तो इंसान के जितनी भी अक़साम हैं वी नीड दैट। तो जब हम ये इस बात का इकरार कर लेते हैं कि हम इसका शुक्र अदा ही नहीं कर सकते तो गोया शुक्र अदा हो गया। ठीक हो गया। और अच्छा हसन भाई, इस तरह है कि अब जब हम लोग शुक्रगुजारी का जिक्र करते हैं तो जिस तरीके से है कि आपने हज़रत मूसा का जिक्र किया, तो हज़रत मूसा का वो किस्सा है कि अल्लाह से मुलाकात के लिए वो जा रहे थे और तूर से पहले उन्हें रास्ते में दो शख्सियत मिली। एक जिसके पास बहुत मालो दौलत था, वो बोल रहा था कि अल्लाह से पूछेगा कि मैं क्या करूं, और दूसरा जिसके पास कुछ भी नहीं था और कपड़े तक नहीं थे और रेत से उसने अपना जो है वो जिस्म ढांपा हुआ था, और उसने बोला कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं किस चीज़ का शुक्र अदा करूं। तो कॉन्सेप्ट तो ये है कि शुक्र जो है वो अदा करना है। अब शुक्र, एक हम लोग ये सोचते हैं कि सब्र आप करें मुसीबत के वक्त और शुक्र आप करें खुशी के वक्त। तो क्या मुसीबत में जो शख्स है, जिस भी हालात में है, उसके ऊपर ये नहीं है कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करे, और अगर किया जाए खुदा का शुक्र तो उसका हक है क्या? नजम, ये वन थिंग पर्सपेक्टिव की बात है। हर शख्स का अपना एक जिस माहौल में अल्लाह ने उसको रखा हुआ है, वन थिंग। सेकेंडली, एक हदीस शरीफ मेरी नज़र में अचानक है, कोई शख्स जो मुसीबत में मुब्तला है उससे ज़्यादा दुआ का हकदार वो है जो कि अभी तक मुसीबत में मुब्तला नहीं हुआ है। मतलब वो किसी भी वक्त हो सकता है, नंबर वन। नंबर टू, एक और हदीस, उसका कुछ ऐसा मफहूम है कि बंदे का अल्लाह पर इससे ज़्यादा हक नहीं है, इससे ज़्यादा हक नहीं है कि जब तक अल्लाह वो ज़ात चाहे उसको चंद लुकमे और ग़िज़ा और सांस जो कि उसके लिए, जिस पे बंदा कह सकता है कि मेरा तरस पे हक है, उससे ज़्यादा जो कुछ भी है। यहाँ पे मैं एक और जो बड़ी क्लैरिटी के साथ डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। एक होता है अदल और एक होता है फ़ज़ल। मिसाल के तौर पर यूँ समझ लीजिएगा कि जैसे मैंने किसी शख्स से कोई मजदूरी तय की, 1000 रुपीज़, कोई काम कर दो मेरे लिए। अगर शाम को काम ख़त्म होने पे उसको मैंने उसका मुआवजा दिया और पूरा मुकम्मल मुआवजा दिया, उसने काम दुरुस्त किया था,
तो वो अदल कहलाएगा। और अगर मैंने कुछ डंडी मार दी या मैंने उसके कुछ हक तलफी की तो वो जुल्म कहलाएगा, 800 रुपये दिए। और अगर मैंने उसके हक से ज़्यादा उसको 1200 रुपये दिए तो वो फजल कहलाएगा। ठीक है, ठीक है। फजल खुदाबंदी से कोई शख्स ना इनकार कर सकता है, न कुछ कह सकता है। अब मुझे यहाँ पे इसको क्लियर करने के लिए मुझे मौला अली की दुआ याद आती है। मौला फरमाते हैं कि जब उस ज़ात की तरफ अल्लाह ताला के से आप मुखातिब है कि जब तूने मखलूक को खल्क किया तो तूने अदल से खल्क किया, और जब अता की बारी आई तो फजल की बारी आई, फजल से दिया। इसका मतलब यह कि मतलब खंजीर का हक था कि उसको खंजीर बनाया जाता, और जो बनी नौ इंसान के अफराद हैं उनका हक था कि उनको इंसान ही बनाया जाता। लेकिन जब अता की बारी आई तो उस इस्तेहकाक के हक से नहीं, जहाँ पे आपका वो सवाल है कि बेशुमार दूसरे अफराद हैं जो कि अल्लाह पे एतमाद नहीं रखते, यकीन नहीं रखते, उसकी तौहीद के ही कायल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी उनके लिए नेमतों के दरवाजे खोले हैं। जब उसने अपनी मखलूक पर अता की बारी की तो उसने फजल से अता किया, वहाँ पर उसने इस्तेहकाक नहीं देखा। नहीं तो कौन सा ऐसा शख्स है वो कह सकता है कि हाँ मेरा हक था, मुझे ये चीज़ नेमतें मिले। अगर अपने अदल से देने आए तो मेरे ख्याल में हम यहाँ पे से कोई भी उस तरह सही सालम शायद जी भी ना रहा। तो इसका आपका जवाब ये है कि जब अता की बारी आई तो फजल से, और जब खिलकत की बारी आई तो अदल से। क्या बात है, बड़ी खूबसूरती से आपने इस पे रोशनी डाली। मुफ्ती साहब, हमारा मज़हब कुरान और हदीस की रोशनी में हमें क्या सिखाता है कि उसकी नेमतों पे, जैसे अभी सर ने फरमाया कि शुक्र अदा नहीं हो सकता, हम इस काबिल नहीं हैं कि उन नेमतों को इवन शुमार भी कर सकें, शुक्र तो बहुत बाद की स्टेज है, लेकिन हम एहतमाम क्या करें, हम अपनी इज्जो इनकसारी का इजहार कैसे करें अल्लाह ताला के सामने? देखिए जी, कुरान मुक़द्दस ने शुक्र के ऊपर हमारी तरबियत की है और तालीम मुहैया की है। फरमाया ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, और ये एक बेहतरीन वजीफ़ा है किसी भी नेमत पाने वाले के लिए कि वो इस वजीफ़े को करके अपनी उन नेमतों की बका और उनका तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है। फरमाया अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं अपनी नेमतों में इजाफ़ा कर दूँगा। अब ये तो बिल्कुल बजा है कि अल्लाह तबारक व तआला की जब नेमतों का इदराक हमें पूरा नहीं है, मारिफत पूरी नहीं है, तो उनका शुक्र बजा कैसे लाया जा सकता है? शुक्र अदा करने का हक अदा करने का तो तसव्वुर ही कोई नहीं ना। यहाँ ये है कि बंदा अपने तई अपनी बिसात के मुताबिक अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है। और याद रखिए कुरान मजीद ने फरमाया वशकुरूली वला तकफुरून, मेरा शुक्र करो कुफरान नेमत ना करो। ठीक है ना। अब यहाँ शुक्र करने वालों के लिए आगे फिर उसका बदला, उसका अजर बताया। वो ये है कि अगर तुम शुक्र करोगे तो इन नेमतों के अंदर क्या होगा? इजाफा होगा, बरकत है। यानी अगर आप चाहते हैं कि जो इनामात अल्लाह ताला की तरफ से आपको मुयस्सर हैं ये आपके पास रहें भी और इनमें इजाफा हो, तो उसके लिए बेहतरीन जरिया ये है कि आपकी ज़ुबान पर शुक्र व सपास के अल्फाज रहने चाहिए। अब यहाँ हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम का चूँकि सब्र और शुक्र बहुत मशहूर है जी जी। और उनके बारे में मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वाक़या कि वो फरमाते हैं कि मैं अगर एक सांस के साथ अल्लाह के 2 शुक्र अदा करूँ तो तब भी मैं शुक्र अदा करने का हक नहीं अदा कर सकता कि मैंने एक सांस अंदर ली और एक बाहर छोड़ी जिससे मेरी जिंदगी की डोरें चल रही हैं। तो ये 2 शुक्र तो इनके हो गए, जो बाकी बेशुमार नेमतें उनका शुक्र कौन करेगा? शुक्र का तसव्वुर क्या है? फिर शुक्र का तरीका क्या है? जब हम शुक्र अदा, पैगंबर कहते हैं कि हम शुक्र अदा नहीं कर सकते, हम शुक्र अदा नहीं कर पा रहे और सारा जहान मिल के नहीं कर पा रहा, तो फिर शुक्र का मैं इसमें बुनियादी चंद एक चीज़ें पेश नज़र रहनी चाहिए कि सबसे बड़ा शुक्र तो ये है कि जो नेमत अल्लाह पाक ने आपको दी है आप उसको पॉजिटिव साइड पे दुरुस्त समत पे खर्च करें, उसको लगाएं, उसका गलत इस्तेमाल। किसी को अल्लाह पाक ने कुव्वत गोयाई दी, माल की दौलत दी, इल्म की दौलत दी, जो भी नेमत दी है उसे उस नेमत का इस्तेमाल सही करे, उसे मनफी कामों और मनफी मकासद के लिए इस्तेमाल न करे। ठीक है। दूसरे नंबर पर यह भी शुक्र की एक तारीफ है कि उस पर ज़ुबान से बोल कर अल्लाह का शुक्र अदा करे कि मौला तूने मुझे औलाद दी, तेरा शुक्र, मैं इसका मुस्तहिक नहीं था, जैसे अभी बात हो रही थी। इसी तरीके से तीसरी चीज़ ये है कि अल्लाह बंदा उन नेमतों की कदर करते हुए और उन नेमतों पर अदम तफाखुर के साथ, यानी फ़ख्र ना करे कि या ये कभी ना सोचे कि मैं इसका इस्तेकाक रखता था, बल्कि उन्हें अल्लाह की अता समझे और अपने जज्बात के ज़रिए से, एहसासात के ज़रिए से कि मैं तो मुस्तहिक नहीं था। यानी एक इंसान के अंदर एक दाइया पैदा होता है ना, एक जज्बा पैदा होता है। जब आप शायद को अच्छा सलूक भी करे तो जो शुक्र सपास के जज्बे पैदा होते हैं बंदे के लिए या किसी अपने साथ वाले के लिए, तो अल्लाह तबारक व तआला के लिए ये जज्बा भी पैदा हो और उसके साथ साथ जो मैंने कहा आदमी तफाखुर, यानी उसके अंदर इज्ज़ पैदा हो, उसके अंदर अपना न होना और अपनी कमाईगी और नाकारा होने और अदम इस्तेकाक या अदम कुव्वत व ताकत व कुदरत के ये एहसासात
और अल्लाह तबारक व तआला के सब कुछ होने और कादर मुतलक होने के एहसास पैदा होना, ये भी शुक्र अदा करने का एक रास्ता और एक तरीका। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने फरमाया। हसन भाई, ये फरमाइएगा कि औलाद की तरबियत करना, ये भी एक अच्छी तरबियत करना, ये भी मेरा ख्याल है कि एक शुक्र के ज़ुमरे में आ जाएगा कि उनको राइट डायरेक्शन में आप लेकर जाएं, उनको नेक और साले बनाएं, जो अल्लाह से आप औलाद मानते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारे रिश्तेदार हैं, और ये तमाम रिश्तेदार भी एक नेमत के तोहफे के तौर पर हमें दिए गए। तो रिश्तेदारों का क्या हक रखा गया है, और उसको वो उस नेमत का शुक्र कैसे अदा होगा? एक तो बाय डेफिनेशन कि जिस चीज़ की हमें एहतियाज है, ज़रूरत है, उसका मुयसर आ जाना नेमत कहलाता है। तो हर ज़माने में कबीला, बरादरी, रिश्तेदार हमेशा आपकी स्ट्रेंथ काउंट होते रहे। हाँ, मतलब आज भी जो मतलब पाकिस्तान में, इस मॉडर्न वर्ल्ड में जिन लोगों की अपनी रिश्तेदारियाँ मजबूत हैं, इवन वो पाकिस्तान में मजबूत समझ जाते हैं, उनको बहुत से मुआशी मसाइल, मुआशरती मसाइल, मुकदमे, कचहरियाँ, कमी खुशी, उनमें एक स्ट्रेंथ होती है उसमें। तो ये बात तो तय हो गई। अब इसके बारे में मुझे एक हदीस याद है कि रिश्तेदारों का एक हक ये है कि अगर वो तुमसे कता ताल्लुक़ करें तो आप उनसे ताल्लुक़ जोड़ें। जब उनको आपकी ज़रूरत हो, आप उनकी किसी भी किस्म की इमदाद करें, उनके जनाज़ों में, उनकी खुशी में, तकफ़ीन में, तजहीज़ में उनके साथ शामिल हों। तो एक तो वन ऑफ दी एक बेसिकली हमारा दीन इंसानियत का दीन है। इसका जो भी एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ रब्त, मोहब्बत, रवादारी, सलूक है, हमारे दीन की वही असास है, वही बुनियाद है। तो जब आपकी रिश्तेदारी है किसी शख्स के साथ, तो बल्कि उसके बारे में ख़ास जो काते रहम है, वो लोग जो अपने रिश्तेदारों से, मतलब मैं एक हदीस पढ़ा था कि शब कदर में तमाम लोगों की दुआ कबूल हो जाती है सिवाय काते रहम के। बिल्कुल। तो इसके हकूक़ है कि मतलब इसका शुक्र यही है कि जब आपके साथ शामिल हो तो आप उनके साथ जो हुस्न सलूक कर सकें वो कर सकें, यही उसका नेमत है। अभी रमज़ानुल मुबारक का महीना ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है और ईद का मौका है। ईद भी एक ऐसा इनाम है जिस पे हमारा शुक्र करना बनता है। एक साल के बाद फिर ईद लौट के आती है। ऑल्दो 2 महीने के बाद बड़ी ईद का तोहफा भी हमारे लिए मौजूद है, लेकिन ये ऐसे तोहफ़े हैं जो पूरा साल मैसर नहीं होते। साल में 2 दफ़ा ये तोहफे हमें मिलते हैं। इन पे शुक्र कैसे किया जाए, इनको कैसे अच्छे तरीके से गुजारा जाए, और इन ईदों पर, छोटी ईद हो, बड़ी ईद हो, ईद उल अज़हा हो, ईद उल फितर हो, अपने इर्द गिर्द के लोगों का, अपने रिश्तेदारों का, दोस्त अहबाब का ख्याल कैसे रखें? मुफ्ती साहब ने फरमाया, बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि जो इंसानी बेहतरीन मुआशरती रवैये हैं, हम उसके ऊपर बात करें। मतलब इसमें मुझे कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नज़र नहीं आती है। जो आप चाहते हैं कि आपके साथ हो, वही दूसरों के साथ आप सलूक करें। ईद के जिस तरह किबला ने भी थोड़ी पहले ये शेयर किया कि हम अपनी नेमत पे तफाखुर ना करें। अगर हम, बहुत से लोग हैं ख़ास तौर पर पाकिस्तान में जो करंटली जो इकोनॉमिक हम जिस हालात से गुजर रहे हैं, अगर आपको आप कोई चीज़ परचेज़ कर सकते हैं, बाज़ार से कुछ ख़रीद सकते हैं, कोई नए लिबास, नए जूते, अच्छी खुराक, तो उसका इस तरह से इजहार करें कि किसी दूसरे शख्स जब उससे महरूम है उसकी दिल आज़ारी ना हो। मैंने तो ये भी पढ़ा कि किसी यतीम बच्चे, मतलब हदीस में सरकार करीम का सुनत रही है कि किसी यतीम के सामने अपने बच्चों के सर पे हाथ ना फेरा करते थे। इस कदर एम्पैथी है। तो ये इस लेवल, मुझे लगता है कि सिर्फ अगर इसको एक वाहिद लफ्ज़ जिसको हम एम्पैथी कह लें, इसका बदकिस्मती से मुझे उर्दू में यक लफ्ज़ी तर्जुमा नहीं मिल सका। इसका ये फ्रेज़ बनती है कि दूसरों की जगह ख़ुद को खड़े होकर सोचने की, काम करके देखें कि अगर आप उनकी जगह होते तो आप क्या करते। अगर इस एम्पैथी से हम अपने तमाम रिश्तेदारों, तमाम मुआशरे वालों को, बरादरी, अहले मोहल्ला, तमाम दोस्त को डील करें, तो मेरे ख्याल में आपका एक लफ्ज़ में आपके साथ इस बात का अदा हो सकता है। दिस इज़ दी ओनली थिंग, समराइजेशन है। अदरवाइज तो छोटी छोटी चीज़ें उनकी लिस्ट बेशुमार है, वो कैन ऑलवेज बी शेयर। बेशक। मुफ्ती साहब, ये फरमाइएगा कि जब आप शुक्र अदा करते हैं तो उस शुक्र के बाद अल्लाह ताला ने क्या इनामात रखे हैं, किस तरीके से आपके रास्ते कैसे आसान होना शुरू हो जाते हैं आपके लिए, दुनियावी मामलात या आखिरत के मामलात? देखें, शुक्र अदा करना अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर एतिकाद और उसके सामने बंदे का, यानी एक ऐसे जज्बात हैं बंदगी की तरफ बंदे को लेके जाता है। मैं शायद अपनी पिछली गुफ्तगू के एंड पे ये इस तरफ मैंने इशारा किया या मैं करना चाहता था कि बुनियादी तौर पर शुक्र अदा करने से आपके अंदर बंदगी की औसाफ पैदा होते हैं। ठीक है। और जो बंदगी के औसाफ हैं वो इज इनकिसारी और समटाइम्स आपको बिल्कुल माजूरी आपके सामने से ज़ाहिर हो रही होती है। यही वजह है हमारे कुछ लोगों को मुगालता लाहक हुआ
हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो तमाम जहानों के सरदार और अल्लाह की मखलूक में सबसे आला खलकत है, यानी अशरफुल मखलूक़ात इंसान हुआ तो इंसानों का फ़ख्र सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आए। आपने अपने आप को अल्लाह के हुजूर ऐसे पेश किया, ऐसे खूबसूरत अंदाज से पेश किया, लोगों ने तो ये समझ लिया कि शायद जी नबी पाक तो फरमा रहे हैं मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, मैं कोई नफ़ा नुकसान का मालिक नहीं हूँ, मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है, तो उनको बेइख्तियार समझ लिया, हालांकि वो आपका इजहार इज्जत था, इजहार बंदगी था। हुजूर की शान तो वो है जो अल्लाह ने बयान किया और वो कुरान की आयतें शायद है, और जो हुजूर खुद से बयान कर रहे हैं वो आपकी शान नहीं है, वो आपकी शान उलूव नहीं है, वो आपकी अजमत की शान नहीं है, वो आपकी शान बंदगी है। अब उस शान बंदगी का एक मुजाहरा आप देखते हैं घर के अंदर, भाई बाहर तो आप जो कुछ करते हैं वो सोसाइटी देख रही है, वो तो आप मुमकिन है कि उसके अंदर के क्या इंटेंशन, घर के अंदर आप इतना तवील सजदा करते हैं कि आपकी ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा को ये गुमान होने लगता है कि शायद रूह मुबारक परवाज़ कर गई है। वो आपको आवाज़ देती हैं, फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सर अनवर उठाते हैं, आप पूछती हैं या रसूलल्लाह आप तो इतने बरगुज़ीदा हस्ती हैं और आपकी वजह से अल्लाह पाक लाखों करोड़ों लोगों को बख्शेगा, आप इतने तवील सजदे किसके लिए करते हैं? जो जवाब है ना जी मोहतरम, वो आपके इस पूरे सवाल को भी और आपके पूरे टॉपिक को कवर कर जाता है। आपने इरशाद फरमाया आयशा क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? ये तशक्कुर अदा, इजहार तशक्कुर और शुक्र अदा करने की फजीलत हमें बताना मकसूद थी ना, कि आप रातों को इतना खड़े होते हैं कि आपके पाँव मुबारक सूज जाते हैं। आप कोई एग्जाम्पल नहीं ला सकते पूरी इंसानियत से, मैं इस्लाम से नहीं कह रहा, अंबिया पिछले भी थे, अंबिया को कत्ल भी किया गया, शहीद भी किया गया, और क्या क्या कुर्बानियों की दास्तानें हैं, लेकिन सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब खड़े होते हैं मुसल्ले पर, अल्लाह तबारक और आपके ज़्यादा देर खड़े रहने की वजह से पाँव सूजते हैं या आपको आपकी शख्सियत के ऊपर उस थकावट के असरात आते हैं, लेकिन फिर भी ज़ौक़े इबादत और शुक्र अदा करने के उस जज्बे में कमी नहीं आती। अल्लाह पाक को आयतें नाज़िल करनी पड़ती हैं, मा अनज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा, हमने तुम्हें इसलिए कुरान तुम पे नाज़िल नहीं किया कि तुम मुशक्क़त में पड़ जाओ। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिलु कुमिल लैला इल्ला क़लीला, अपनी हम जितना भी शुक्र करें, देखिए हमें हुक्म है लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, और शुक्र करोगे और दूंगा। हुजूर जब इबादत और बंदगी को बढ़ाते हैं, शुक्र अदा करते हो, तो अल्लाह फरमाता है नहीं, हमें आपका मुशक्कत में पड़ना और आपका परेशानी में पड़ना गवारा नहीं, इसको कम कर दो। मुझे हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो तालीमात दी है ना जी, वो यही है कि बहरहाल आखिरी हद तक अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश होकर उसके इनामात से रूह गिरदानी नहीं करनी। ये एहसास सर शोरी शाह साहब बात करेंगे, इस एहसास को जरूर देखिएगा कि शुक्र के मद्दे मुकाबल कुफ्र को रखा है। वशकुरूली वला तकफुरून, यानी इस कुफ्र से मुराद वो न मानना भी है और इस कुफ्र से मुराद इनकार करना भी है। अब ये इनकार एक जुबान से इनकार होता है और एक बिलफेल इनकार होता है कि अगर कोई बंदा शुक्र नहीं करता, इट मींस वो प्रैक्टिकली ये बताना चाह रहा है कि वो तो उसका हक था, उसमें कोई खास मेहरबानी नहीं। मुझे किबला की बात से याद आया कि एक कुरान पाक की आयत का मफहूम है कि अल्लाह से वही डरता है ज़्यादा जो कि ज़्यादा इल्म वाला है जी, ठीक है, मतलब जो उसके आपकी जो कॉमन से मिसाल समझिएगा, मैं एक डाटा पढ़ रहा था कि हम सोशल रवैयों की बात से इससे भी समझते हैं अपनी निशानियाँ, जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में जो तुग़यानी वाला दरिया मशहूर दरिया सबात, वो नीलम रिवर हो गया, वहाँ पे लोकल लोग नॉर्मल दिनों में, सैलाब के दिनों तो बेचारे बहुत सारे हादसात का शिकार हो जाते हैं, नॉर्मल दिनों में लोकल अफराद उस हादसे का शिकार नहीं होते, दरिया में नहीं बहते। जो बाहर से दूसरे जो गैर मुल्की जो दूसरे सयाह आते हैं, गैर मुकामी सयाह, वो उस दरिया में डूब के बहते हैं क्योंकि वो लोकल लोग उसकी तुंदी से, उसकी तुग़यानी से, उसकी पावर से वाकिफ़ होते हैं। तो जो सरकार ने मतलब तवील सजदे की बात थी, अल्लाह ताला का सरकार करीम से बढ़कर कौन आरिफ बेशक है। वो आप भी फरमा रहे हैं कि हम अमा हक अल्लाह हक का कदर, तरह हक के कदर जो हक था वो अदा ही नहीं हुआ। तो आप यूँ समझ लीजिए कि जो उस ज़ात का जितना बड़ा आरिफ होता है, उसके खुजू में, उसकी खशियत में, उसके ज़िंदगी के रहन सहन में उसी कदर उसकी शुक्र, उसकी नेमत का इस्तेहकाक का इजाफ़ा, और शुक्र है ही है कि मुनइम की अता का उसको तस्लीम किया जाए और माना जाए कि यार तूने मुझे अता फरमाया, ये उसकी उस एहसान को तस्लीम करने का नाम है शुक्र। वाह वंडरफुल। लेकिन हसन भाई एक अब लेट्स टॉक अबाउट रियलिटी, और रियलिटी ये है कि एक महीना आपके आसपास माहौल ऐसा होता है कि आप इसमें जकड़ के ही इबादत कर लेते हैं जैसे तैसे करके, बाकी 11 महीनों का क्या? तो कोई प्रैक्टिस तो ऐसी होगी ना कि जिसके ऊपर कोई मुसलमान भी चल सके और एक
देखिए हम ओवरऑल एक जनरली भी जो हमारे इंसानी रवैये हैं, हम एक होता है पेन और एक होता है प्लेजर। हम कि फितरत इंसान की कि आप प्लेजर या लज्जत की तरफ मूव करते हैं और पेन से बचना चाहते हैं। तो नॉर्मली एक आम इंसानी मजमूई तौर पे हमारी जो तरबियत इस तरह से हुई भी होती है, हमारा ब्रेन की कैपेसिटी ऐसी है कि हम अपने आप को, अपने नफ्स को मुशक्क़त में डालना पसंद नहीं करते। वी अवॉइड पेन। सुबह उठना, फजर पे पेन है, पेन से मुराद एनीथिंग जो आपको आपकी दायरा आराम से कंफर्ट जोन से बाहर खींच ले, दैट इज पेन। ठीक है, तो और जो अगेन जब आप उस जोन में रहते हैं तो और फिर आप मुसलसल अपनी वही सुस्ती, कायली, गफलत का शिकार रहते हैं नमाज़ में। हम अगेन एक और ह्यूमन बिहेवियर है कि हम एक्सटर्नल इवेंट्स का अपने जहन, अपने अंदर से बाहर के इवेंट्स का इंतजार करते हैं अपनी रूटीन में तब्दीली लाने के लिए। ओके, नाइस। ठीक है, हम तब तक वॉक शुरू नहीं करते जब तक हार्ट अटैक नहीं आ जाता। Exactly. हम तब तक किसी ट्रैफिक पे सिग्नल नहीं लगाते चौक पे जब तक वहाँ पे 3-4 गाड़ियाँ या कि कोई 2-3 बात खुदा ना खास्ता ना हो जाए। तो रमज़ानुल मुबारक भी एक एक्सटर्नल इवेंट हमारे लिए होता है। कुछ हमारे, हम दूसरों की देखा देखी भी शौक में, कुछ अपने अंदर भी। आपने देखा है न्यू ईयर पे रेजोल्यूशंस लिखी जाती हैं, यकम जनवरी, क्या यकम जनवरी के अलावा 31 दिसंबर को या 20 नवंबर को आप अपनी, या 15 नवंबर को अपनी आप डाइट चेंज प्लान नहीं कर सकते या गोल्स नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन हम एक्सटर्नल इवेंट्स का इंतजार करते हैं। तो अल्लाह ताला ने इस इंसानी फितरत को भी जहन में रखते हुए उसने एक हमें एक्सटर्नल इवेंट भी फराहम कर दिया कि अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि एक्सटर्नल इवेंट्स को, चलो ये भी मौका अवेलेबल है। ऑन दी अदर हैंड यू नीड अ सेल्फ डिसिप्लिन। आपको एक खुद कहते हैं द बेस्ट, द ओनली डिसिप्लिन इज सेल्फ डिसिप्लिन। रमज़ान मुबारक के बाद अल्लाह ताला की रहमतें बंद तो नहीं हो जाती, वो वही है, वही अल्लाह है, वो वही उसके सारे साल उसके हैं, दिन उसके हैं, लैलो नहार उसका है। तो ये हमारी परसेप्शन, हम उसको कुछ अपनी सुस्ती, गफलत, काहली के शिकार रहमतों के दरवाजे तो हमेशा खुले रहते हैं और अता करने वाली ज़ात हमेशा अता करती रहती है। मुफ्ती साहब, ईद के मौके का जिक्र ना हो तो मेरा ख्याल है हमारी बात नामुकम्मल रहेगी। ईद पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल क्या होता था? ईद का दिन कैसे गुजारते थे? जी ज़रूर, आप उस तरफ चलिए। मैं शाह साहब की बात में थोड़ा सा ऐड कर दूँ कि यकीनन रमज़ानुल मुबारक अपने साथ बहुत सारी नेमतें और मेहरबानियाँ लेकर आता है, और हुजूर ने जो ख़ास रहमतों का, आपने फरमाया रहमतों के दरवाजे खुले रहते हैं, यकीनन खुले रहते हैं, लेकिन रमज़ान में ये एहतमाम ख़ास है क्योंकि अहदीस ने इसको अलग करके नुमायाँ करके बयान किया है। ठीक है ना, इसमें नुमायाँ करके बयान किया है, तो बहरहाल इसकी खुसूसियत है। और यहाँ तक कि हुजूर ने ये सारी नेमतों का जिक्र करने के बाद एक हदीस मुबारका में फरमाया कि जो इस रमज़ान में भी ना बख्शा गया तो फिर वो कब बख्शा जाएगा, जो इसमें नहीं तो फमता, फिर वो कब बख्शा जाएगा। यानी ये इतना गोल्डन चांस था जिसने ये मिस किया। फिर एक और हदीस मुबारका में है, मन हुरिमा खैर कुल्ला, फरमाया जो इसमें महरूम रहा वो सारी की सारी खैर से महरूम रहा। लैलतुल कदर इसमें है, आखिरी अशरा इसमें है, फिर इसके अंदर इसका हर दिन हर रात इसमें फ़राइज़, वाजिबात, मुस्तहबात, हर चीज़ के अजर में बेताशा इजाफा हो जाता है। तो वो जो बात इन्होंने एक्सटर्नल इवेंट्स की या उसको आप दूसरा ये रख लें कि चले हम इसको अपने तौर पर एक रिफ्रेशर के तौर पर हमें ये मिला है कि हम इसमें एक अपने आप को इन नेकियों का, हसनात का आदी बना लें। एक जिस चीज़ का आपने लज्जत नहीं ना मैंने चखी तो मुझे उसकी अहमियत का पता नहीं है। मैं अगर उसकी लज्जत और हलावत मैंने चख ली और मुझे पता चला कि हाँ यार वाकई ये चीज़ मज़ेदार या फ़ायदेमंद है, तो फिर आप बरकरार रखेंगे उसको ज़िंदगी में। बेसिकली एक महीने के लिए हमें मुसलमान बनाने तो रमज़ान नहीं आता, वो हमें नेकियों की राह पर डालने के लिए आता है, हमारी प्रैक्टिस के लिए, हमें इस डगर पर चलने का खूगर और आदी करने के लिए आता है। और ये हमारी अपनी हमारी बदकिस्मती है कि हम फिर लौट जाएं। अब आ जाए ईद का जो आपका सवाल था, अगर है उसमें तो मैं कर। अब ईद से पहले ईद की रात आती है, चांद रात, ठीक है ना, चांद रात जिसे हम बिल्कुल। और हम कोशिश, हमारी बज़ाहिर ये लगती है हजरत कि हम पूरे महीने में जो नेकियां इकट्ठी की हैं वो चांद रात में हम उंडेल के आ जाए, सही बात, बाजारों की नज़र करके आ जाए। हालांकि मैं अपने तमाम नाजरीन के लिए भी और हमारी जगह जहाँ हमें मौका मिलता है दीन की नौकरी का, हम यही बात करते हैं कि हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों पूरे रमज़ान में जितने लोग अल्लाह की रहमत और उसके फजल से मुस्तफ़ीद होते हैं और बख्शिश का इनाम, नेमत की आप बात कर रहे हैं ना, बख्शिश का इनाम पाते हैं, वो 1 2 4 नहीं है, वो 1000 लाख नहीं है, वो लाखों करोड़ों लोग हैं। हर रात में पता नहीं कितने लोग बख्शे जाते हैं, फिर आखिरी अशरे में कितने लोग, फिर लैलतुल कदर में कितने लोग बख्शे जाते हैं। एक हदीस पाक का मफहूम है कि पूरे रमज़ान में जो अदद, जो फिगर है ना बख्शिश का, अकेली चांद रात में उतने लोग बख्शे जाते हैं।
सुभान अब जब बख्शिश की इतनी बड़ी वो हुजूर ने फरमाया जब मजदूर मजदूरी कर चुके तो फिर क्या है उसके लिए क्या होना चाहिए तू बता। अर्ज किया गया या रसूलुल्लाह यकीनन उसकी उजरत मिलनी चाहिए। फरमाया ये उजरत की रात है, ये लैलतुल जायजा भी इसको कहा गया, ये जायजे की रात है कि आपने इतना खूबसूरत मौका और चांस गंवा दिया या कुछ हासिल किया, लेकिन ये इसके साथ ये नहीं कि चांद नजर आने के साथ वो सारे दरवाजे बंद हो गए। अब भी अगर किसी का कोई नुकसान रह गया है, खसारा रह गया है रमजान का ना, वो इस चांद रात में पूरा कर सकता है, वो अल्लाह से रुजू करके बख्शिश यकीनी बना सकता है। ये तो हो गया यहाँ तक। सुबह ईद बुनियादी तौर पर अच्छे कपड़े पहनने और कुछ पटाखे चलाने और ये वो का नाम या हुल्लड़बाजी का नाम नहीं है। ईद कल्बी फरहत का नाम है, दिली खुशी का नाम है एक। दूसरा ईद आपके जज्बे ईमानी मसावात व अखुवत के इजहार का नाम है। वही अल्लाह है जो आपकी मोहल्ले की मस्जिद में नमाज कबूल करता है, वही अल्लाह है जो आपके घर में नमाज कबूल करता है। घर से निकाल कर आपको मस्जिद में लाया था आपकी छोटे लेवल पर सोसाइटी को मजबूत करने के लिए, फिर मोहल्ले की मस्जिद से निकालकर आपको ईदगाह में लाए या जामिया मस्जिद में लाए हैं तो पूरे के पूरे गांव और टाउन को मजबूत करने के लिए, आपकी टाउन की सतह पर, आपकी उस शहर की सतह पर आपकी यूनिटी, यकजहती और इत्तेहाद दिखाने के लिए। और ये इत्तेहाद मुनाफकत पर अगर मबनी हो तो ना खुदा को कबूल है ना खुदा के रसूल को कबूल है। फरमाया एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज, फिर बादशाह भी वहां खड़ा हो, फिर बड़ा इज्तिमा जहाँ अमीर भी खड़ा हो, गवर्नर भी खड़ा हो और एक आम इंसान भी खड़ा हो, और उनके अंदर ये एहसास बराबरी पैदा हो, कोई एहसास मारूमी का शिकार ना हो। ईद इस हमारी ईदें तो एहसास मारूमी का मजमुआ है, सही बात हमारे है। बच्चे ऐसे लिबास पहन रहे होते हैं, हमारे यहाँ खाने ऐसे पक रहे होते हैं। आप तो चले माशाल्लाह एक स्टेट चैनल पे बैठे हैं, हमारे यहाँ चैनलों की और इन चीज़ों की भी भरमार है। हाँ। और जो कुछ हमारे बसाओकात मीडिया से भी जा रहा होता है ईद का एक तस्वर और खानों बाकी चीज़ों का और करो फार का, उसमें भी किसी हद तक उनका भी सही बात, हर एक सेगमेंट और हर एक माशरे के जो हमारे मुख्तलिफ है ना पहलू और तबकात, उन सब का कुछ ना कुछ हिस्सा है। ईद मसावात के लिए आता है मोहतरम, ईद इसके लिए तफावत और नफरत और एहसास कमतरी और किसी किस्म का क्या उसको कहते हैं कि इन्फेरिटी कम्प्लेक्स पैदा करने के लिए नहीं आती। हुजूर नबी रहमत ने तो देखा अगर कोई यतीम रो रहा है और उसके पास कपड़े नहीं है तो हसनैन के कपड़े उठा के उसको दे दे। हुजूर नबी रहमत ने तो देखा, बल्कि भी थोड़ी देर पहले जब ये अदल की बात हमारे बीच में आई थी तो मुझे उस वक्त एहसास वो एक ख़ास वाक़या की तरफ इशारा जा रहा था कि सईदा कायनात, जैसे मैंने कहा ना इंसानों में सबसे आला हुजूर नबी रहमत की ज़ात है, तो पूरी मखलूक में ख़वातीन में सबसे आला सईदा पाक की ज़ात है, उनसे बढ़कर कोई दूसरा आपके जिगर पारा है। वो आपके पास आती हैं कि आपके पास अगर कुछ मुलाजमें आई हुई हैं तो मुझे एक मुलाजमा दे दीजिए। आपने फरमाया जिस दिन मैं मदीने के हर घर को मुलाजमा दे लूँ तो फातिमा तुझे भी दे दूँ। हालांकि प्यार इतना है कि फातिमा से बढ़कर आपकी महबूब ज़ात कोई नहीं। आप हसनैन करीमैन को उसी जगह पे रख के सोचते हैं जहां आपने, उनसे प्यार का मामला अलग है, उनकी फजाइल का मामला अलग है कि हसनैन करीमैन को फरमाया ये मुझसे मैं इनसे हूँ, उनकी वो फजीलत अलग है। लेकिन जब आप बहसियत हेड ऑफ द स्टेट, जब बहसियत मुस्ले आप बात देखते हैं तो आप मदीने के आम फर्द को भी उनके बराबर रख के देखते हैं। आप फातिमा पाक की मिसाल देते हैं कि इस औरत की सिफारिश मत करो, अगर इसकी जगह मेरी लख्त जिगर भी होती तो मैं यही हुक्म देता जो इसके लिए दे रहा हूँ, मेरी फाइंडिंग्स यही होती। ठीक हो गया। हसन भाई ये फरमाइएगा कि ईद का हम लोगों ने जिक्र किया, ईद का मौका हो, रमज़ान मुबारक में डिफरेंट सेगमेंट्स में हम लोग बात करते रहे कि सिला रहमी की तरफ जाएं, आपने भी कतर रहमी का जो जिक्र किया, और फिर एक दूसरे से हकूक़ लिबाद भी, पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का, सबका हकूक़ और माफ़ी तलाफ़ी सब ठीक है, लेकिन हमारी अना कहीं ना कहीं आड़े आ जाती है और फिर गुस्सा। तो इसके लिए कोई प्रैक्टिस हो सकती है कि चलें और कुछ ना करें, हम लोग शायद अपने आप को इस तरीके से कंट्रोल कर लें तो किसी की दिल आज़ारी ना हो। नजम हैंडलिंग ईगो या एंगर ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बहुत अलग कंटिन्यूस और बड़ा शदीद बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब शायद चंद मिनटों में शायद और हमारे पास चंद मिनट ना हो सके तो पर्सपेक्टिव जिस एंगल से, मिसाल के तौर पे मुझे जो आपकी इस बात जो मैं सवाल समझ पाया जी कि इस मौके पे हम किसी शख्स से, अगर मैं इसको रीफ्रेश कर दूं सवाल को, अनासी मौके पे बात करें कि आप किसी से मिलना नहीं चाहते लेकिन आपको मिलना है या आपको चाहते हैं क्या, तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी सेक्रीफाइस कुर्बानी का ही हो सकता है कि आप अल्लाह की रज़ा के लिए जिस शख्स से नहीं भी मिलना चाहते उससे भी मिले, मेरे ख्याल में आई थिंक दिस कुड बी वन ऑफ द बेस्ट। अपनी अना को खत्म कर देना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट दी, हमारा ख्याल दीन यही नहीं है क्या?
यही तो हमारा दीन है कि आप अपनी रज़ा को पीछे ले लें और उसकी रज़ा को आप उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, दैट्स इट। तो मेरे ख्याल में एक तो इसका ये है। सेकेंडली बाकी साइकोलॉजिकल टूल्स बहुत ज़्यादा हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा तवील हो जाएगा इसलिए, लेकिन वन ऑफ द थिंग्स इज, जो चीज़ आपका सवाल है एंगर से मुतालिक था, जो चीज़ आपको गुस्सा दिलाती है, मिसाल के तौर पे किसी शख्स ने आपके साथ शदीद ज़्यादती कर दी और इतनी ज़्यादती कि वो हम बार अपने आप को उस इमेज को, उस तस्वर को, उस सीन को ड्रामाटाइज कर रहे हो। तो ख़वातीन इसमें बहुत ज़्यादा मलका रखती हैं कि आपने अक्सर देखा होगा, अक्सर घरों में मर्द किसी बात पे लड़के चला गया, सारा दिन ऑफिस से भूल भुला गया, लेकिन वापस आया तो उसकी जो बेगम साहिबा थी वो उसी मोड में बैठी हुई हैं, क्योंकि वो ऐसे ही, तो दे कीप ऑन री एनैक्टिंग दैट, वो अपने दिमाग में बाबा चलाते रहती हैं। तो उसका आसान सा तरीका ये है कि जो चीज़, जो सीन, जो माजी की याद आपको तंग कर रही है, मिसाल के तौर पर वो शख्स सामने आता है, आपका दिल करता है कि मैं उठ को ना इसको बस पाचा कर दूँ या गला दबा दूँ, आप रिफ्रेश करें और आप ये सोचिए कि वो शख्स सामने आया, आपका दिल कर रहा था कि मैं उसको पकड़ के मारूं, लेकिन आपने उस जहन में सीन 1 में आपने उठ तक उसको मारना नहीं है। उस पूरे ड्रामे को रिहर्स करें, उसको फिर दोबारा यही सीन रिहर्स करें। इस दफ़ा आपने उस सीन में उसको ना सिर्फ मारना नहीं है, बल्कि खामोशी से बैठे भी रहना और मुस्कुराना भी है। इसको रिवर्स करते रहेंगे, इसको रिवर्स करते चले। बेसिकली आप अपने ब्रेन को, इसको कहते हैं नैक, न्यूरो एसोसिएटिव कंडीशनिंग, हम अपने ब्रेन को बार बार कंडीशन कर रहे हैं, क्योंकि हमने गुस्से के आलम में अपने आप को बार बार कंडीशन किया कि मेरे सामने तो आए, तो आपको अपने दिमाग को रिहर्स करवाना पड़ेगा, रिहर्स बैक करवाना पड़ेगा। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक्स टू हैंडल दी एंगर मैनेजमेंट का एक कुलिया है। अगर हमारे लोग इस पे कुछ कर सकें तो मेरे ख्याल में एक रमज़ान का तोहफा होगा उसके। बहुत शुक्रिया हसन भाई फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब तशरीफ़ लाने के लिए, बहुत अच्छा लगा गुफ्तगू, बहुत सैर हासिल गुफ्तगू रही। पूरा रमज़ान हमारी यही कोशिश थी कि आप लोगों को, और बल्कि रमज़ान से हट के भी आगे हमारे प्रोग्राम्स के सिलसिला इसी तरीके से मॉर्निंग शो में आपको इसी अहम शख्सियात से भी मुलाकात करवाते रहेंगे और फिर उसके बाद ऐसे ही टॉपिक्स डिस्कस करते रहेंगे। तरबियत का सिलसिला हमारे वैसे भी, अगर गैर रमज़ान में भी टॉपिक देखें तो पेरेंटिंग के ऊपर हम लोग जिक्र कर रहे होते हैं। फिर हमने जो आइन और अवाम और फिर हमारे हकूक का टॉपिक शुरू किया, वो भी इसलिए कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिए राइट्स रखे गए हैं वो भी आप लोगों को एजुकेट करने की कोशिश। तो दीन और दुनिया दोनों बैलेंस रख के ही जो है वो चला जाता है। वेल, मुझे, सलमा को, सुबह पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इर्द गिर्द वो लोग जो इस वक्त ईद की खुशियाँ नहीं मना सकते लेकिन आपके पास इतनी इस्तात रखते हैं, तो जाएं, उनकी मदद करें। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे और आसानियाँ बांटने का शर्फ भी दे। और आप सबको सुबह पाकिस्तान की टीम की तरफ से, मेरी तरफ से, सलमा की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत सारा अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।